बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है दिन? यकीनन इस टाइम जो एक सूरत हाल बनी है, सबको पता है कि एक दफ़ा फिर जो है आवाम पर एक और महंगाई का तूफान जो है बिजली गिरा देगी। 24 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसी एक महीने के अंदर अंदर जो है पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया और आगे भी चांसेस हैं कि इसको मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा। इस टाइम हर आम बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हालात से मजबूर है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा और एक आम बंदा जो है वो सुख का सांस ले सकेगा। हुकूमत की तरफ से बहुत सारी चीज़ें, जैसे बजट पेश किया गया और वो कल जो है वो पास भी हो गया, तो उसके हवाले से भी लोगों की जो है तवक्कुआत और उस पर बात करेंगे आज हम। और साथ में ये बात करूंगी कि जितना हम लोग इस टाइम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो दुआ करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। क्यों हम इस तरह परेशानियों में जो है वो दिन ब दिन जकड़ते जा रहे हैं? हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? हम किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं? उस पर लाजमी गौर करिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हैं जी हमारे साथ सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ सदीकी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान बरकत साहब, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाजरीन, जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा कलर और बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी रीत रंग एल22 का। और हमेशा मैं आपको बात करती होती हूँ उनके जो मैं ड्रेसेस वेयर करती हूँ बड़े ही खूबसूरत होते हैं। आप उनकी बड़ी अच्छी उनकी कलेक्शन आई हुई है, मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है, लाजमी जाएं उनकी बुटीक पर विजिट करें। और इसके साथ ही नाजरीन, पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किया करो, उनको सच्चाई की तलकीन किया करो, बच्चों को झूठ से बचा के रखना, झूठ से बचा के रखना। हमारे यहाँ ये मामूल बन चुका है कि अगर कोई बाहर आदमी आया मिलने के लिए, अब्बा उसको मिलना नहीं चाह रहा, इस मासूम बच्चे को अब्बा ये कह के भेजता है, बेटा जो बाहर अंकल आए हैं उन्हें कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। ये झूठ है, झूठ, गुनाह है कबीरा। इससे अपने बच्चों को बचाओ। बच्चों की सबसे पहली और अच्छी तरबियतगाह किसी ज़माने में माँ बाप की तरबियत हुआ करती थी। आज हमने वो तरबियत करना छोड़ दी, इसलिए ये औलाद हमारी आँखों की ठंडक नहीं बन रही, वबाल जान बन चुकी है। इसलिए इनकी अच्छी तरबियत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा वाकई बहुत अच्छी बात करते हैं और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की तरबियत की। तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आजकल वाकई हमारे बच्चों को ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको इज़्ज़त और एहतराम की तरफ कैसे लेकर आया जाए, अपने पेरेंट्स के साथ उनका जो रवैया है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, और फिर बात यह है कि हमारा मुआशरा जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, एक सोशल मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है, वहाँ वो नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है, जिसको बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, उनकी तरबियत कैसे करें कि वो किस तरह सबके साथ प्यार, इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आएँ। तो तालीम भी होनी चाहिए और उस्ताद जो हैं वो इसमें बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा पेरेंट्स की कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके साथ इज़्ज़त, एहतराम और उनकी तरबियत पे बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन एक जो टीचर अच्छा रोल प्ले कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि घर से भी आपकी तरबियत हो रही होती है और साथ साथ स्कूल में भी आपकी तरबियत हो रही होती है। अच्छा जी, इसके साथ ही सर बजट पेश हुआ,
पास भी हो गया। सबसे पहले तो उसके हवाले से बात करेंगे और फिर एकदम से पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आवाम का तो जीना मुश्किल कर दिया है इस हुकूमत ने? जी बिल्कुल, अगर हम दो अलग अलग डिस्कशंस करें, पहले अगर पेट्रोल की प्राइसेस को देख लें तो पेट्रोल की प्राइसेस बेसिकली वो हैं जो इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं। जब भी पेट्रोल की प्राइसेस या डीजल की प्राइसेस में इंक्रीज आता है तो ये हमारे कनेक्टिंग फिगर्स हैं, तो इससे कनेक्टिंग जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं उसमें इंक्रीज आ जाता है। वैसे हमारे पाकिस्तान में जो बिजली है वो भी हमारे जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं वो भी बिजली पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे वो भी हमारे पेट्रोल पर डिपेंड करते हैं। जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है फिर बिजली की प्राइस साथ बढ़ जाती है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, तो इससे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं और फिर जब चीज़ें बनती हैं फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में वंस अगेन पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन यूज़ होती है। सो इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट आता है वो आम अशिया पर आता है जो एक हाउस होल्ड में यूज़ की जाती हैं, ये जो आम बंदा परचेज करता है, तो डेफिनेटली उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड देखें तो हमारी इनकम्स का लेवल भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। सो इसको अगर कलेक्टिव मोड में देखा जाए तो यही होता है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है पेट्रोलियम की प्राइसेस में इंक्रीज आने से। और हमारा जो दूसरा एरिया आपने बात की बजट के ऊपर, तो डेफिनेटली हमारे दोनों बजट आ चुके हैं, नेशनल बजट भी आ चुका और प्रोविंशियल बजट भी कल प्रेजेंट हो चुका। अब इन बजट के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो अगर हम पहले इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बात करें, नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, कौमी जो नेशनल फेडरल गवर्नमेंट ने बजट दिया है उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्लैब रेट से सैलरीज के वो इंक्रीज कर दी है। पहले अगर एक बंदे की एक सैलरी इनकम 6 लाख तक होती तो उस पर टैक्स नहीं होता था। 6 लाख से 12 लाख तक वो पहले 5% टैक्स पे कर रहा होता था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि अब अगर एक सैलरीड पर्सन की टोटल सैलरी साल की 12 लाख रुपए, वो सिर्फ 100 रुपये का टैक्स दे रहा होता है और 12 लाख से 24 लाख पर सिर्फ उसने 7% टैक्स देना है जो उसकी इंक्रीज अमाउंट है, हालांकि पिछले बजट में ऐसा नहीं था। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर द नेशनल बजट की जो गवर्नमेंट ने इस प्रेजेंट किया। दी अदर पॉजिटिव थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूथ के ऊपर ने एक एडिशनल वैल्यू गवर्नमेंट ने इस बजट में रखी है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जहां की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में जो यूथ की जो प्रोपोर्शनेट है वो बहुत ज्यादा है। सो इसलिए फिर हमें अपनी यूथ को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए रादर देन कि हम अपनी यूथ को मतलब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इंगेज कर लें। जैसे हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया है, टिकटॉक्स हैं और सो एंड सो। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएट लिया कि यूथ कमीशन बनाया, यूथ को लोन देना स्टार्ट किया और इस सारे सिनेरियो में हमारे पास लोन तो ऑलरेडी पहले भी पहले भी था, उसी को इन्होंने स्ट्रेंथन किया। एक अच्छी बात है कि जो पहले की बात एक प्रीवियस गवर्नमेंट ने रखी हुई थी उसको खत्म नहीं किया, इन्होंने कैरी ऑन किए रखा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन की भी चीज़ें डिस्कस की और इस सारे सिनेरियो में जो हमारे पाकिस्तान का एक इदारा है समीडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बिजनेस प्लान दिया करता है न्यू इनिशिएटिव के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। सो दैट इज अ गुड थिंग ऑफ द बजट जो कौमी नेशनल लेवल पर ये बजट प्रेजेंट किया गया। अब अगर हम दूसरे इसके बजट के नेगेटिव डिस्कशन की तरफ आएँ तो वो आपके सामने है कि इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो आम आदमी बियर करता होता है। जो जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, सेल्स टैक्स होता है, ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इंक्लूड कर दिए जाते हैं और अल्टीमेटली ये जो बायर होता है, कंज्यूमर होता है, वो इसको बियर कर रहा होता है। और अगर किसी कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दैट इज़ नॉट अ गुड टैक्सेशन सिस्टम, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो बजट दिया उसमें ये डिस्कशन है कि उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। एक आदमी पहले ही मतलब उसमें पिसा हुआ है महंगाई में और उसका अर्निंग लेवल वैसे कम है, उधर से फिर हमने बजट में उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए और रही से ही कसर हमने कल कर दी। कल तो गवर्नमेंट ने एक अजीब मतलब एकदम से आप जो है वो परेशान कर दिया, वहां पहले ही परेशान और उसके बाद जो है मजीद उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया। जी बिल्कुल, कल गवर्नमेंट ने एक अजीब सा मतलब डिस्कशन की है। एक पाकिस्तान एक रिनाउंड मतलब एक वेल कंट्री है, उसमें इस तरह की चीजें शायद नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कैसे हो जाती हैं। भारत दिन में समरी रिजेक्ट हो गई, रात में जाकर एक्सेप्ट हो गई, ओवर द नाइट कहाँ से चेंज आ गया, आई डोंट नो। बहरहाल दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल। ये जाहिर सी बात है कि एक आम बंदे के लिए जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। एक तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद जो है वो दिन ब दिन, क्योंकि हर बंदे ने काम तो करना है और हर बंदे के पास बाइक भी है, हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिनको जाहिर सी बात है जो चीजें इंसान ने करनी है वो तो हर हाल में करनी है, बच्चों का पेट भी पालना है, अपना भी पालना है। पेट्रोल दिन ब दिन जो है वो
बढ़ता हाँ, जा रहा है, फिर उसकी वजह से आपकी जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें हैं वो भी आपकी महंगी हो रही है। जितना पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज आ गया, इससे अब सिर्फ आम आदमी मुतासर नहीं हुआ, एक अच्छा भला अर्निंग करने वाला पर्सन भी इससे मुतासर होता है। आप देखिए 60 डेज पहले हमारा जो फ्यूल था वो 150 रुपीज पर था, अब 234 पर चला गया, ऑलमोस्ट 63-64 रुपीज का इसमें इंक्रीज आया, तो ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा का इंक्रीज बनता है। 40% इज अ ह्यूज इंक्रीज। अब इसी प्रोपोर्शनेट से किसी की सैलरीज नहीं बढ़ी, किसी की अर्निंग इसी प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ी। अब हम हर दफा मजदूर की बात करते हैं, तो मजदूर से अलावा भी बहुत सारा सोसाइटी का तबका है जिसका अर्निंग लेवल इफेक्ट हुआ है। प्राइवेट इदारे हैं, उसमें भी जाहिर सी बात है जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी भी कोई तनख्वाहें को बहुत ज्यादा तो नहीं होती लाखों में, हर बंदे किसी की 10,000 भी होती है, किसी की 15,000 भी है, मतलब वो तो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं और उसके बाद जो है वो लोग कर, लेकिन क्या कह सकते हैं, वो हम भी मजदूरों में ही शुमार ही होते हैं। अच्छा, इस पे बात करें, डीजल कितना महंगा कर दिया है। अब डीजल में इतनी तारीख में पहली बार जो है वो इतना महंगा किया गया है, और उसके बाद जो है वो किसानों का के ऊपर कितना असरात होगा। चीज़ें हमारी, जिस तरह हम कहते हैं कि यहाँ से हमारी चीज़ें बननी चाहिए, पाकिस्तान की चीज़ों पर हमें मसनूआत पे गौर करना चाहिए, तो फिर कैसे होगा सारा कुछ? हाँ, डीजल की प्राइसेस का जो इंक्रीज है ये बेसिकली डायरेक्टली इंडस्ट्री और कॉमर्स को इफेक्ट करता है। पेट्रोल भी डेफिनेटली करता है, लेकिन पेट्रोल की एक ह्यूज परसेंटेज होती है वो हाउस होल्ड में, मतलब लोगों की आम से पिक एंड ड्रॉप में कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन डीजल का जो मेन रोल होता है वो बिजनेस यानी इंडस्ट्री कॉमर्स में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, तो उसका इम्पैक्ट कॉमर्स पर ज्यादा आता है, बिजनेस पर ज्यादा आता है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू से द सेम वर्ड कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और डेफिनेटली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, उसने अपनी प्रॉफिट की परसेंटेज मेंटेन करनी है, वो डेफिनेटली प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है। और एट द एंड फिर कंज्यूमर जो होता है वो सारी की सारी चीजें बियर कर रहा होता है। सो गवर्नमेंट को कई सारे मेजर्स पॉजिटिव ले लेने चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम कई सारे पॉजिटिव मेजर नहीं ले पा रहे। तो ये एक कॉमन सी डिस्कशन है, सारे सबके सामने रोजा रोशन की तरह वाजे है। देखो, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। जिस तरह आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है लोगों की टेंशनें भी बढ़ रही हैं और लोग बीमार भी हो रहे हैं। अच्छा, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर तो बुरे असरात पड़ ही रहे हैं, जिसमें से हम देखते हैं हमारे जॉइंट्स पेन और उसके अलावा जो है पट्ठों का खिंचाव, ये बहुत ज़्यादा आम बीमारी है। बहुत सारी, जैसे आजकल बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, और एक टाइम होता था पहले कहते थे कि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जितनी यंग जनरेशन है या बच्चे भी हैं तो वो भी इस बीमारी का शिकार हैं। इस पर भी बात करेंगे। और आज सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना, जो फेफड़ों में एक पानी बढ़ जाता है उसके हवाले से थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसको, ये फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, इसको इफ्यूजन कहा जाता है, प्लूरल इफ्यूजन। तो इसमें ये होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं उसमें थोड़ा सा मतलब सांस लेने में लोगों को दुश्वारी होती है। जिन लोगों को किसी डस्ट एलर्जी हो जाए, जिसको या कोई जेनेटिकली इनको चल रहा हो ये इशू, फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा हो, तो इनको ज़्यादा ये इशू होते हैं ये। और जिस तरह आजकल ये सीज़न पिछले चला था गंदम की कटाई का, तो उस सीज़न में ये ज़्यादा बीमारियाँ प्लूरल इफ्यूजन वगैरह ये डेवलप होती हैं। सही। तो इसका भी इलाज बाकायदा फिजियोथेरेपी से भी होता है और मेडिकेशन से भी होता है। तो फिजियोथेरेपी का ये होता है कि इसमें आपका काफ़ी डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, स्पायरोमेट्री वगैरह टेक्नोलॉजी और मॉडलिटीज़ वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इफ्यूजन होता है, फ्लूइड होता है, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अंदर से। ठीक है। और जो आपके जॉइंट्स पेन हो गया और इनका फिर किस तरह से ट्रीटिंग, क्या वजूहात है? पहले तो वजूहात की तरफ चले जाते हैं ना, किस वजह से ये होती है? पहले तो ये बात है कि आजकल जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एक, वो हमें इस चीज़ में बड़ा मुतासिर कर रहा है कि हमारे मसल्स में और हमारे जॉइंट्स में पेन हो रही है। तो इसका पहले तो ये था कि काफ़ी एज के बाद मतलब अडल्ट में होता था, और अब आजकल ये यंग जनरेशन में भी ऐसे ही होने लग गया है, क्योंकि हमारी जो आजकल डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसमें हमारे वाइटामिन्स मिनरल्स की कमी है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड वगैरह की एक्यूमुलेशन होती है, तो वो मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये एक आता है, मसल्स पे और जॉइंट्स पे असर होता है कि भाई उनमें पेन होता है ज़्यादा। तो इसका भी ट्रीटमेंट है कि आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। इसके अलावा आप रेगुलर आप इसको एग्जामिन करवाते रहें, फिजियोथेरेपी के रिलेटेड भी आप एक दफ़ा मशवरा करें। और इसका जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, जिनको ये प्रोलॉन्ग चल जाए, क्रोनिक, जिसको क्रोनिक स्टेज कहते हैं, उसमें होता है
कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो फिर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसके सिम्टम्स को हम डील करते हैं। सही। वो एक उनका एज सच इतना भी इलाज भी इतना नहीं आया है, लेकिन हम उनको सिम्टम्स को टाइमली मैनेज करते रहते हैं। उनकी पेन ना हो, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो, वो चलने फिरने में उनको कोई मसला ना हो, तो इसके लिए फिर हम उनको मज़ीद गाइड करते हैं कि आपको कौन सी फिजियोथेरेपी की मोडालिटीज़ लगती हैं और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, उसके तरीके हम इनका इलाज करते हैं। सही जी सर। अगर बहुत सारे सम टाइम होता है कि अगर आपके जॉइंट्स में नी में पेन होने लग जाता है तो आप उसको थोड़ा हम इग्नोर करते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाता है सम टाइम, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके वजह से तकलीफ जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो उसकी क्या थेरेपीज़ हैं, उसको किस तरह से डील करते हैं, इलाज करते हैं? ये अगर तो नी जॉइंट अर्ली स्टेजेस में ये फिलहाल नहीं होता, ये पहले तो होता था ओल्डर एजेस में, तो अब ये है यंग जनरेशन में भी आना शुरू हो गया, तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं पहले। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नी जॉइंट है इसमें इसकी कंपोजिशन जो है वो लिगामेंट्स भी हैं, मेनिस्कस भी हैं अंदर। अगर उनकी इंजरीज हो जाती है तो फिर उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो ऑपरेट के ज़रिए ही उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ऑपरेट की निस्बत फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा अच्छा है, इवॉल्विंग है, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस भी आ रही है। और इसमें ये मोडालिटीज़ ये होती हैं कि हम इनमें बाकायदा एक अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, इसके अलावा हम इन पे टेंस थेरेपी है, इसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रोथेरेपी, और भी काफ़ी सारी इसमें मोडालिटीज़ आती हैं। और बेसिकली जो हमारा होता है एक्सरसाइजेज, उसके ज़रिए हम इनको बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं। सही। तो कितना टाइम लग जाता है? अगर तो इसको टाइमली हम अगर इसको मैनेज करना चाहें तो ये अराउंड 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैनेज हो जाता है, जिसको हम ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं इनको हम 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर टाइमली मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। और जैसे पट्टों का खिंचाव हो जाना, जी जी, इनकी क्या रीजंस हैं? ये एक तो अभी इन्होंने सर ने बात की है कि पेट्रोल बम जो हम पर हमारे पे गिरा है उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस आता है, तो वो फिर हमारे पट्टे पीछे जाते हैं, उस तरह उनको स्ट्रेस को परेशानी हो। वैसे भी हमारे डाइट में इतना नहीं है कि हम उस बर्डन को हम बर्दाश्त कर सकें, सही। उस वजह से भी स्टिफनेस आ जाता है। और ओवरलोड फटीग की वजह से भी हम जो ब्रेक वगैरह नहीं लेते काम के दौरान, हमारी सिटिंग पोस्चर ऐसा नहीं होता, तो उसकी वजह से भी हमारे मसल स्टिफनेस शुरू हो जाते हैं। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद हैं जी बुरे वाले से, क्या कहना चाहेंगे? टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से। जी जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे 1 साल हो गया, मेरी रीढ़ में जो मतलब जहाँ से मोरे शुरू होते हैं वहाँ तकलीफ है। मैंने दवाइयाँ वगैरह बहुत ली हैं, एक्सरे वगैरह का, वो कहते हैं आपके मोरे ठीक हैं, पत्थों की सोजिश की वजह से ये है वहाँ। लेकिन मैं 1 साल से दवाई खा रहा हूँ, कभी कम हो जाते कभी कम। मैं वॉशिंग से बाहर आया वो बैठ के तो मेरे ज्यादा दर्द होने लगी। अब प्लीज मुझे बताएं इसका क्या हल करूँ? इसका पहले तो ये पोस्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे स्पाइन को डिसलोकेशन हो जाती है, या फिर डिस्क बल्ज जिसको हम कहते हैं। मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है जिसको जो हमारे मोरों को लुब्रिकेट करता रहता है, हमारे मूवमेंट में आसानी करता है। उसके दौरान इनको कोई मसला होगा तो उसका भी यही है कि अपना पोस्चर एक तो करेक्ट करें, और कुछ बेल्ट्स वगैरह होते हैं हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ एक्सरसाइज होती हैं तो वो मैं उनको ज़रूर प्रिस्क्राइब करता हूँ। एक्सरसाइज से ही बेसिकली इनका ट्रीटमेंट होता है, वरना इनका ऑपरेट जो है वो तो अराउंड 10 लाख से भी अबव ऑपरेट होता है इनका। लेकिन फिजियोथेरेपी इनका जो है एक इनको मशवरा दूंगा कि फिजियोथेरेपी से किसी को कंसल्ट कर लें और उनका अपना बाकायदा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। वो सोजिश का भी पूछ रहे थे ना कि पट्टों के ऊपर सोजिश भी है? हाँ, सोजिश भी होती है। सोजिश की हाल ये है कि आप आइसिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई मसल इंजरी है, उनको कोई जैसे उन्होंने बताया कि स्पाइन के अराउंड मसल्स भी होते हैं, वहाँ पे भी इंजरीज हो जाती हैं, वहाँ पे हम आइसिंग वगैरह कर लेते हैं, उससे है कि भी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है उससे काफ़ी हद तक।
इसके अलावा है कि दूसरा डिफरेंट मेडिकेशन से भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है इस चीज़ का। सही, तो एक्सरसाइज से और आपकी जो थेरेपीज हैं उनके साथ आपका इलाज हो सकता है, बजाय कि आप किसी ऑपरेशन की तरफ जाएं या इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में जाने से पहले अगर आप एक्सरसाइज कर लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह बजट के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि पंजाब के जो है वो 32 खरब और 26 अरब जो हैं वो मुख्तस किए गए। मुल्तान के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि अरबों रुपए फंड्स आए, उसके हवाले से ज़रा डिटेल में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी, मुल्तान में दो तरह के फंड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस दिए हैं मुल्तान के हिस्से में। एक तो जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट चल रही थी उसके लिए इन्होंने फंड्स एलोकेट किए हैं। जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करके गई थी तो उसके लिए कुछ इन्होंने फंड्स एलोकेट किए हैं, और कुछ फंड्स ऐसे हैं जो न्यू डेवलपमेंट्स के लिए किए हैं। फॉर एग्जांपल मुल्तान में जितने एग्जिस्टिंग जो रोड्स थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो प्रीवियस टेन्योर खत्म हुआ गवर्नमेंट का, और इन्होंने अब जो करंट गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने क्या किया है कि उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी कुछ फंड्स दिए हैं, और कुछ नए फंड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। एजुकेशन पर इन्होंने एक्सपेंस किया, जो लैपटॉप स्कीम थी उसको रिवाइज कर दिया। लैपटॉप एक अच्छा मतलब सपोर्ट था पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनको रिसर्च में वो लैपटॉप की डिवाइस हेल्प करती थी। सो प्रीवियस गवर्नमेंट को उससे मतलब एग्री नहीं करती थी, उन्होंने उस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन दे स्टार्टेड इट अगेन। सो दैट इज एन अदर इनिशिएटिव बाय द करंट गवर्नमेंट। और मुल्तान के हिस्से में जो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सुपरविजन में, जैसे नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया या चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके लिए भी फंड्स एलोकेट किए गए। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बजट पर हम बात कर रहे हैं जनाब, मुल्तान के हवाले से बजट पे बात हो रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैसे बाकी बिग सिटीज़ के लिए भी बजट में एलोकेशन की, डेवलपमेंट फंड में, एजुकेशन में, हेल्थ में। आपने देखा कि कल भी मीडिया पर बात चल रही थी कि वैस लकारी साहब बजट प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी मेडिकेशन फ्री की गई है। सो इस तरह से वो मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं करंट गवर्नमेंट की तरफ से जो एलिमिनेट हो गए बजट में, जिन पर काफ़ी सारा फोकस होना चाहिए था। लेकिन जब बात मुल्तान की आती है तो मुल्तान में जैसे आपको कहा कि कुछ हिस्सों में बजट आया, डेवलपमेंट में आया, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स कंप्लीट हो रही हैं, हॉस्पिटल की एजुकेशन की तरफ आया, जो जितने हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के बजट पर चल रही हैं। पर्टिकुलरली मुल्तान के हिस्से में हमारी एक बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी है, इसके लिए फंड्स एलोकेट किए गए। रिसर्च के लिए मतलब ग्रांट उसमें अप्रूव की गई कि बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है मतलब वर्ल्ड में, और रिसर्च में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसी के साथ जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है उसके लिए फंड्स रखे गए हैं, और जो हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसके लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, मैट्रिकुलेशन के लिए और इंटरमीडिएट के लिए। एफएससी की लेवल पर भी मतलब गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किए। जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के अपने पेरोल पर चलते हैं या प्राइवेट सुपरविजन में आते हैं, तो इन सब के लिए एजुकेशन के फंड्स एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ना। अच्छा, आप समझते हैं ये मुल्तान के लिए इनफ है, ये फंड्स जो भी इन्होंने पेश किया? अगर आप ये पूछें कि मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है। मुल्तान एक बिग सिटी है। मुल्तान मतलब जनूबी पंजाब का एक ही हमारे पास एक डेवलप सिटी है जो मुल्तान ही है। तो अगर मुल्तान के लेवल को देखा जाए, मुल्तान की पॉपुलेशन को देखा जाए, तो शायद फंड्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। तो अगर मैं मतलब अगर इसकी पॉजिटिवली देखें तो थोड़ा सा वो हमेशा डिफरेंस ही रहा है कि जो साउथ पंजाब के फंड्स होते हैं वो कम रखे जाते हैं और जो अपर पंजाब के फंड्स होते हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं। ये क्यों होता है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पॉलिटिक्स कहें आप, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो सीखें। लेकिन बहरहाल मुल्तान एक बिग सिटी है, उसके लिए जितने फंड्स एलोकेट होने चाहिए तो उतने बहरहाल नहीं है। हाँ, जितना काम होना चाहिए हमेशा मुल्तान को ना पीछे रख देते हैं। जनूबी पंजाब जो है वो हमेशा हम देखते हैं जब भी बजट पेश होता है मुल्तान जो है वो बहुत पीछे होता है। अच्छा, क्या समझते हैं कितना फर्क देखते हैं जो पिछली हुकूमत का बजट था और जो आज की हुकूमत ने बजट पेश किया, उसके हवाले से हमारी मईशत पे क्या असर डालेगा? पहले मईशत हमारी बेहतर थी या अब वाली मईशत बेहतर है? देखिए, जहाँ तक बात है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो तो प्रीवियस गवर्नमेंट में ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, ये तो सब ने देख लिया, रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गया कि प्रीवियस गवर्नमेंट कितना टेक्निकल मोड में इकोनॉमी को लेकर चल रही थी। प्राइसेस भी कंट्रोल की हुई थी, डॉलर को भी थोड़ा ब्रेक लगा के रखा हुआ था, और मतलब जो डेवलपमेंट फंड थे उसको भी साथ साथ एलोकेट करके रखा हुआ था। जो
मतलब जो हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने मतलब फाइनेंसिंग करके रखी हुई थी, और उसी के साथ साथ वो राशन कार्ड चलाए हुए थे। अब प्रीवियस गवर्नमेंट 12,000 पर मंथ सपोर्ट कर रही थी, और इसी तरह से जो सेहत कार्ड उन्होंने ऑफर करके रखा हुआ था। ये एक बड़ा अच्छा जी, इक़दाम था। अगर आप सेहत कार्ड को कंपैरिजन करें तो डेवलप कंट्रीज में ऐसा ही होता है। जापान में जाएं, कनाडा में जाएं, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सिटीजन की जो हेल्थ होती है वो इंश्योर्ड होती है। और लेकिन इन्होंने तो खत्म कर दिए सेहत कार्ड। हाँ, बहरहाल फंड कम रखे हैं, लेकिन अभी सुनने में आया है कि फुल्ली खत्म नहीं किया। कुछ फंड्स बहरहाल आई थिंक सो कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कम की हैं, बहरहाल फुल्ली डिस्कनेक्ट नहीं किया जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स को कर दिया। प्रीवियस गवर्नमेंट ने मुल्तान के हिस्से में निश्चर 2 का प्रोजेक्ट दिया था। हाँ। अब इस बजट में अभी तक स्टिल कोई बात सुनने में नहीं आई कि निश्चर 2 में उन्होंने कितने फंड्स एलोकेट किए या कितने फंड्स एलोकेट नहीं किए। देखिए, मुल्तान खाली एक मुल्तान सिटी नहीं है, पूरे जनूबी पंजाब को एक ही शहर है जो फंड करता है, फाइनेंस करता है। देखें, पूरे जनूबी पंजाब को एजुकेट मुल्तान कर रहा है, पूरे जनूबी पंजाब को हेल्थ की जो सर्विसेज है वो मुल्तान दे रहा है, बिल्कुल ऐसे। एम्प्लॉयमेंट में मुल्तान आगे है, इंडस्ट्री की जो है उसमें मुल्तान आगे है। सो डेफिनेटली मुल्तान एक ऐसा शहर है जो अपनी सराउंडिंग की कई सारी पॉपुलेशन का ना बर्डन उठाए हुए हैं। सो फिर उसी हिसाब से मुल्तान की तरह ग्रोथ भी पहले से बेहतर करनी चाहिए थी। मतलब फंड्स उसको वैसे ही एलोकेट करने चाहिए थे जैसे लाहौर वगैरह के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ज़राअत के हवाले से भी ये रिस्क समझा जाता है। उसके उस पर कितना काम करने की जरूरत है, उसके लिए कितने इन्होंने फंड, किसान को भी आखिर आपने उनको भी तो साथ लेकर चलना है। लेकिन अभी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि अब इस पर भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। असल में हमारा जो किसान है वो बेचारा, पिछली गवर्नमेंट ने किसान को भी कुछ कार्ड्स दिए थे, कुछ फाइनेंस किया था, कुछ फंड्स दिए थे, लेकिन अब जो करंट इंटरनेशनल सिचुएशन उसमें पर्टिकुलरली जो इम्पैक्ट है वो हमारे किसान पर भी आ रहा है। देखिए, यूक्रेन और जो रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें देखिए ये वर्ल्ड की 43% जो गंदम और यूरिया की जो नीड है ये दोनों कंट्रीज पूरा कर रहे थे, वर्ल्ड की 43%। अब जब इनकी वार आई तो सारे के सारे वर्ल्ड इफेक्ट हो रही है, उसमें हमारा पाकिस्तान ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमारी जो जमीनें हैं वो फर्टिलाइजर की आदी हो चुकी हुई हैं, और इस सारे सिनेरियो में हमारा किसान बेचारा सफर कर रहा है। आप देखिए, आप मीडिया पे देखते हैं किसान बेचारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगा रहता है, शाम को बमुश्किल उसको कोई मिलता है, अगर मिलता भी है तो उसको फिर डीजल फ्यूल की कॉस्ट खा जाती है, और रही सही कसर उसमें उसकी कैपेसिटी नहीं है, कॉस्ट खादें हो गई वो नहीं मिल रही, उनकी प्राइस में बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा की गई हैं। काम वो किसान के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात है ना। एक आम बंदा तो पिस ही रहा है, हर बंदे की ना मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, कमी नहीं आ रही। हाँ, अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें, मेरी एक दफा किसानों की वफद से बात हो रही थी तो उसमें से वो बंदा एक एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, वो कह रहा था कि अगर हम फसल काश्त ना करें ना हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने हिस्से की काश्त कर लेते हैं, इससे सोसाइटी डैमेज होती है, सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। वो कहता है फिर हमें गवर्नमेंट को तरस आए ना, हमें अवाम पर तरस आता है, बेचारे इनको क्या कसूर है। अगर अल्लाह ने हमें जमींदार बना दिया है और हम इस पर फोकस कर रहे हैं तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन को साथ में गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये 2 वे प्रोसेस है, गवर्नमेंट को भी साथ चाहिए कि किसानों पर फोकस करे। किसान हमारी मईशत का बैकबोन की तरह हैं और हमारी जो ह्यूमन की जो बेसिक नीड है वो किसान ही पूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इस पे काम करने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे एक तो जॉइंट्स के ऊपर, दूसरा जो कंधा जाम होता है, इसकी क्या रीजंस होती हैं? इसकी काफ़ी रीजंस हैं इसकी भी। एक तो एज फैक्टर आ जाता है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड एज लोगों को ये ज़्यादा इशू होता है ये, और कुछ जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको कोई एक्टिविटी के दौरान कोई ऐसी इशू हो जाता है जिसमें उनका जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, उसको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवाते और वो वहीं पे स्टिफ हो जाता है। ये एक्टिविटी एथलीट्स में ज़्यादा है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोई जेनेटिकली कोई किसी को कोई मसला है, वीकनेस है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज चलती जा रही है उनको ये ज़्यादा इशू होता है। वो ये होता है कि अपने बाजू मूव नहीं कर सकते, ना अपवर्ड ना बैकवर्ड, ना किसी तरह भी मूव नहीं कर सकते, वो स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है। और वो फिर जो पेशेंट ऐसे होते हैं वो फिर गलती करते हैं, किसी को एक्स के पास चले जाते हैं किसी के, लेकिन वो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। वो मेडिकेशन वगैरह पे रहते हैं, पेन किलर ले ली, सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो मूवमेंट नहीं होती। उसकी मूवमेंट का तो एक ही हल है जो फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम करते हैं उनको, उसमें हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मूवमेंट्स उनको करवाते हैं, डिफरेंट हम उनको एक्सरसाइजेज करवाते हैं जिसकी वजह से उनका शोल्डर मूव करने लग जाता है, सर्कमडक्शन उसकी प्रॉपर चलने लग जाती है। तो आपने बताया कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करवाते हैं?
आप घर में तो कोई बंदा उसको अप्लाई नहीं कर सकता ना। उसको हम ये कहते हैं कि ज़्यादा शोल्डर पुली कर ले, पेंडुलम एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम कहते हैं वो कर ले। इसके अलावा वॉल क्लाइंबिंग फिंगर्स के साथ वो हम करवाते हैं उनको। उसके अलावा हम कहते हैं कि मतलब शोल्डर को ऐसा ऐसा रोटेट करते रहें, इससे उनका होता है कि पहले हीट लगा के थोड़ा सा उसको फिर मूव करवाते हैं उनको। तो फिर डाइट प्लान क्या होता है, उनकी डाइट किस तरह की होती है? डाइट ये होता है कि अपना बस ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करें वो, क्योंकि ये अक्सर जो स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ये ब्लड प्रेशर की वजह से ही होते हैं। तो डाइट ये है कि अपना प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, मस्कुलर अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग रखें। उसके अलावा ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। और अच्छा, जिस तरह आजकल हम आदी हो गए हैं ज़्यादा, हम जिस तरह मोबाइल का हम एक बात कर लेंगे, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे आजकल हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस चीज़ के। अच्छा, आप जाहिर सी बात है अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ लोगों बच्चों का तो इवन के कुब भी निकल आता है। उसकी फिर क्या एक्सरसाइज है, उसका किस तरीके से इलाज किया जाता है? उसका जो है ये हमारा जो आपने बात सही की है कि मोबाइल यूजेज की वजह से ये पोस्चर्स में आजकल थोड़ा सा ज़्यादा इशू आ रहा है। तो बच्चों में ये काफ़ी हद तक ये बात बढ़ रही है, जो तशवीशनाक भी है कि भाई उनमें ये इशू ज़्यादा हैं। इसका हम ये करते हैं कि हम उनको एक तो कुछ बेल्ट होते हैं ऑर्थोटिक्स वगैरह, ठीक है, हम वो उनको पहनाते हैं। उसके अलावा हम डेली बेस पे उनकी फिजियोथेरेपी करते हैं। उनके जो मसल स्टिफ हुए होते हैं उनको हम रिलैक्स करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। हम मोडालिटीज यूज़ करते हैं जिसमें टेंस वगैरह आ जाती है, ड्राई नीडलिंग है। इसमें तो अब ये फिजियोथेरेपी तो वो वास्ट हो चुका है। एक ड्राई नीडलिंग है, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, ट्रैक्शन है, काफ़ी सारे इसमें हम यूज़ करते हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, किस तरह का पोस्चर होना चाहिए कि आप थोड़ा सा गाइड करें कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनका जो दिन में सारा दिन काम कर रहे होते हैं, बैठने का काम होता है, ज़्यादा मूवमेंट वाले काम नहीं होते कि वो करें। जिस तरह हमारे बैंकर्स हो गए, ऑफिस के जो लोग होते हैं काम कर रहे थे, उनका सारा दिन काम यही होता है कि उन्होंने बैठ के काम करना होता है। तो किस तरह का पोस्चर होना चाहिए जिसमें उनको ज़्यादा थकावट भी ना हो और वो उनको थोड़ा रिलीफ भी मिले? ये है कि इसमें आप अक्सर ऑफिस वर्कर जो होते हैं वो ज़्यादा कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करते हैं। एक तो अपने कंप्यूटर की हाइट अपने कंफर्ट पोजीशन पे रख के उसको यूज़ करें। दूसरा ये है कि आपने अपना बैक अगर आप स्ट्रेट रहती है उससे वजह भी पेन बढ़ जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। आप बैक केयर यूज़ करें अपने, बैक केयर रखे करेंगे तो आपका कोई ऐसा इशूज़ नहीं आएंगे। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहें। ये ना हो कि आप मुसलसल 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं उस दरम्यान में कोई आपने ब्रेक नहीं लिया। अक्सर ये ऐसे ही होते हैं, केसेस आते हैं काफ़ी ज़्यादा कि हमारे बैक में पेन हो रही है, हम बैक एक इशू ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से आता है कि हम लोअर बैक को हम केयर नहीं करते हैं इस चीज़ में। वो बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, लेटे हैं तो फिर लेटे ही हैं, ये चीज़ चलती है। ये घर में है तो लेटे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, ना कोई हमारे पास इतना डाइट का कोई ख्याल रखता है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते ना, कोई हेल्दी एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही। मॉर्निंग वॉक करें। ठीक है, बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे बजट की, आप क्या समझते हैं हमारी मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है, किस तरह हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं? देखिए, क्राइसिस से निकलने के लिए गवर्नमेंट और जो नेशन है उन दोनों को मिलकर सपोर्ट करना होता है। कभी भी गवर्नमेंट अकेला अपना रोल प्ले नहीं कर सकती और कभी भी जो पब्लिक होती है, जो पॉपुलेशन होती है, वो अपने सर पर कुछ नहीं कर सकती थी। ये 2 वे प्रोसेस है। इसमें कुछ मेजर्स गवर्नमेंट को लेने हैं और कुछ मेजर्स हम बीइंग द नेशन लेने हैं। अब जो मेजर हमें नेशन को लेने हैं वो ये है कि हम कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेड कंजम्पशन है उसको कम कर दें, जो इम्पोर्टेड गुड्स आती हैं उसका यूज कम कर दें। अभी तो उन्होंने उसके ऊपर भी दो एक महीने का बैन तो लगाया है। हाँ, लेकिन कुछ कमोडिटीज पर लगाया, लेकिन मेजोरिटी पर नहीं लगाया। तो बीइंग द नेशन हमें इन चीज़ों की कंजम्पशन थोड़ा सा कम करनी चाहिए। फ्यू टाइम के लिए कंट्रोल करेंगे, जब इकोनॉमी स्टेबल हो जाए और फिर हमें क्या करना है उसको फिर दोबारा हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब दूसरा जो रोल हमें प्ले करना है वो ये कि हमारी जो नेशनल प्रोडक्शन है
उसको ज़रा उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए ताकि पॉपुलेशन उसको यूज़ कर सके। अब देखें, आप भी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, एक लोकल है और एक इंपोर्टेड है। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली इंपोर्टेड ही हुआ करती है। हम ये कहते हैं अच्छा क्वालिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हम क्वालिटी पे जा रहे होते हैं ना। तो हम ये लोकल मैन्युफैक्चरर को भी ये कहेंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको तरह कंपैरेटिव बनाए ताकि जो नेशन है वो भी अपना रोल प्ले कर सके। तो अच्छा, दूसरा एक मेजर और भी गवर्नमेंट हमें बीइंग द नेशन करना होता है, वो ये भी है कि गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव चीज़ें हमें नजर आती है उसमें सपोर्ट करें। और अदर मेजर्स फिर गवर्नमेंट को भी लेने हैं। गवर्नमेंट क्या करे, कम से कम और कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट डॉलर को स्टेबल करे। अब गवर्नमेंट को डॉलर को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट हर दफा आवाम से कहती है कि आवाम कुर्बानी दे, आवाम कुर्बानी दे। आवाम बेचारी और क्या करे, इससे बढ़कर और क्या करे, कितनी कुर्बानी मांगना चाह रहे हैं ये नहीं समझ आ रही। कुर्बानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी देनी है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को देनी है। अब देखें, जितने भी हमारे जो ऑफिस बियरर्स हैं, किसी ने अपना बजट कम नहीं किया, किसी ने अपनी कंजम्पशन कम नहीं की। जस्ट मीडिया पे आकर ये कह दिया कि फ्यूल की कंजम्पशन कम कर दें या फ्यूल का यूजेज कम कर दें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अच्छा, फिर वो एहसन इकबाल साहब ने जो चाय वाली बात की, आप ये देखें ना, मतलब चाय के ऊपर ही वो कर दिया, मतलब अब बंदा, एक आम बंदा चाय भी नहीं पी सकता। हाँ, एहसन साहब ने चाय पर बात की और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, के अगर आपके पास एक रोटी है तो 4 बंदे शेयर करके खा लें। सो आई थिंक सो कि कुछ चीजें डेफिनेटली, मैंने कहा 2 वे प्रोसेस है। गवर्नमेंट भी अपने आप को जरा अपना हैंड आगे बढ़ाए। इस तरह के बयान देना भी समझ में नहीं आता, भाई आप एक रोटी 4 बंदों में किस तरह शेयर कर सकते हैं। ये उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने बात कर दी। सो मतलब यही है ना कि हमें बहरहाल इस तरह की चीजें जरा कंट्रोल में आनी चाहिए। डॉलर को कंट्रोल करें, कंट्रोल करने का सिंपल प्रोसेस है कि आप फॉरेन कंजम्पशन कम करें और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करें ना। हाँ। अब देखें, जो मराहत आप तमाम अफसरान को देते हैं, क्या उसमें हमने कोई कमी की? नहीं की। आप देखें, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे वही हैं, वैसे ही है। जो अच्छा, प्रोटोकॉल वाला सिस्टम आज भी वही है। हाँ? जितना भी खत्म करने की कोशिश की वो आज भी उतना ही कायम है। खैर, जैसे भी ये हुकूमत आती है तो वैसे ही प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ये नहीं, जो भी गवर्नमेंट आई है तमाम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल एंजॉय किया। हाँ। प्रीवियस गवर्नमेंट में देखें किसने कम किया, किसी ने भी कम नहीं किया, सारे एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल इनको थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए, जब अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनको भी थोड़ा सा दे देना चाहिए कुछ अरसे के लिए। और वैसे भी ये लोग इतना अरसा से एंजॉय करते आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर सब्र कर लेंगे तो कुछ अरसे के लिए मामला स्टेबल हो जाएंगे, फिर माशाल्लाह वो कहते हैं कि मैं कल सोशल मीडिया पे देख रही थी कि एक आम बंदा, जैसे हम लोग हैं, हम वोट देते हैं, जिसको हम बनाते हैं, मिनिस्टर लेवल पे लेके जाते हैं या हम आगे उसको जिस भी ओहदे पे लेके जाते हैं वो हम ही होते हैं पीछे। क्या होता है कि जो ओहदे पे जा रहा होता है उसके पास गाड़ी भी आ जाती है, बंगला भी आ जाता है, उसके पास सब कुछ आ जाता है। जो बंदा वोट दे रहा होता है उसके पास कुछ नहीं आता, उसके पास सिवाय महंगाई और पिस्ते के अलावा उसके हिस्से में कोई चीजें नहीं आती। असल में ये आपने एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन कर दिया। ये वो निज़ाम है जो हमें ब्रिटिश देकर गए हैं और आज भी वही निज़ाम कायम है। बहरहाल मैं अपने मतलब बजट की तरफ अगर इसी पर ही रहूं तो आप देखें, पूरी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप जाकर देखें तो उनके प्रेसिडेंट्स को भी इतने बड़े प्रोटोकॉल्स, इतने बड़ी रेजिडेंस नहीं दी होती जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में दी गई हैं। बिल्कुल। तो बांग्लादेश ने अपने आप सिस्टम को कंट्रोल किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेटर होती जा रही है, हमसे बाद में आगे निकलते जा रहे हैं। अब उसके टका की वैल्यू देखें कहाँ इंक्रीज होती जा रही है। तो उन्होंने अपनी चीजें कंट्रोल की हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जरा अभी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा वीक है और लॉ की एनफोर्समेंट थोड़ा वीक है। और फिर पब्लिक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अवाम में और हुक्मरानों में एक गैप है। हुक्मरान कुछ और सोचते हैं और अवाम कुछ और सोचते हैं। जब तक ये गैप एलिमिनेट नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क नहीं समझ सकता। वो ये गवर्नमेंट हो, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, इवन दो कि अगर कोई मिलिट्री गवर्नमेंट भी आ जाती है, जब तक ये गैप एलिमिनेट नहीं होगा ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। सिस्टम को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जिस तरह हम ये जॉइंट्स पेन होगी, पट्टों का खिंचाव, इसकी वजह से फालवा जो है, इस तरह की बीमारी का अटैक भी ज्यादा हो जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लकवा जो है आजकल की जो सिनेरियो में काफी थोड़ा सा भी पट्टों के खिंचाव की वजह से भी लकवे का इस वजह से भी होता है और ये ज्यादा मसला होता है ब्लड प्रेशर शूट होने की वजह से। ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं हम तो हमारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे या तो सीवीए का अटैक होता है और या फिर हमें पैरालिसिस, फेशियल पाल्सी हो जाता है, जिसको हम जुबान में लकवा भी कहते हैं। तो इसका जो फालिज का जो मेन ट्रीटमेंट होता है इसका फिजियोथेरेपी ही है। तो इसमें होता है कि हम इसके डेली की बेस पे हम एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। वो एक्टिवली तो नहीं कर सकते, हम पैसिवली करवाते हैं। डिफरेंट मोडेलिटीज़ जिसमें हम टेंस वगैरह यूज़ करते हैं
उसमें हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके पूरे नर्वस सिस्टम को हम स्टिमुलेट करते हैं ताकि थोड़ी सी सर्कुलेशन वगैरह मज़ीद बेहतर हो। सही। तो इसके अलावा जो लकवा है वो होता है कि फेस के जो मसल्स हैं उनको ज़रा खिंचाव हो जाता है। ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अराउंड 15 to 20 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों में भी ये। हाँ, ये अभी मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को जो है ना वो इस तरह का लकवे के अटैक्स होते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रेस ले लें, परेशानी ले लें, टेंशन ले लें, इस वजह से ये ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह, अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को कम करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, डाइट पे से रखें। ये चीज़ें आसानी है, ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आप डाइट वगैरह कंट्रोल करेंगे तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर तो वैसे ही आजकल हमारा कंट्रोल में नहीं है। जो दिन भर की हम न्यूज़ सुनते हैं ना, आपका ब्लड प्रेशर दिन ब दिन जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। वैसे भी आप घर में बैठे हो ना तो अब्बा जी भी यही कहते हैं, तो कहते हैं अब्बा जी जरा कंट्रोल, ये न्यूज़ लगा दो बस आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपका हाई पे पहुंच जाएगा। मशवरा ये है कि न्यूज़ से भी थोड़ा हटें और अपना आपको थोड़ा बैलेंस लाइफ गुजारें, अपना सेडेंट्री लाइफ को भी छोड़ें, न्यूज़ वगैरह को भी, स्ट्रेस वगैरह को भी साइड पे रखें और अपना इजी टू। अच्छा, जब फालिज का झटका आपको लगता है तो जाहिर सी बात है उसकी आपकी बॉडी, आपकी एक साइड जो है वो मुतासिर होती है ज़्यादा, लेफ्ट साइड जो है वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट भी होती है, राइट भी होती है, मतलब दोनों साइड हो जाती है। एक लिम्ब भी हो सकता है, पूरा नीचे वाला लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब, वो भी आपका पैरालाइज हो सकता है, आपका बाजू भी पैरालाइज हो सकता है। ये आपके मेंटल में, आपके जो ब्रेन में वहाँ पे क्लॉट वगैरह बन जाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी सर्कुलेशन, जिस आर्टरी या वेन में आपकी सर्कुलेशन नहीं जा रही प्रॉपर, वो लिम्ब आपका पैरालाइज हो जाता है। क्लॉट अगर उसकी वजह से पेशेंट जो है वो बोलना भी छोड़ देते हैं और हो जाते हैं। वो डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ठीक है। फालिज की भी ना, किसी में ये होता है कि आपकी लोअर लिम्ब पैरालाइज हो रही है, किसी में आपका दिमाग पे भी अटैक हो रहा है, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नजमा है जी लाहौर से। वालेकुम सलाम। जी नजमा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी जी, सबसे पहले आप कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो हम फालिज पे ही बात कर रहे थे। तो ये है कि अपना ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ें, इजी लाइफ परफॉर्म करें अपनी, जैसे आप अपने डेली यूज़ पे होते हैं। अपना डाइट्स को बेहतर रखें, ब्लड प्रेशर अपना बिल्कुल ही डाउन रखें, तो आपको ये बीमारियां फालिज और लकवा वगैरह नहीं हो सकेगा फिर इंशाल्लाह। तो फिर अगर ये बीमारी हो जाती है तो फिर क्या आपको खाना चाहिए, क्या उनकी ग़िज़ा होनी चाहिए, किस तरह वो अपना ख्याल रख सकते हैं? अपने मसल्स को एट्रोफिक ना बनाएं। मतलब अगर फालिज हो जाता है तो आपका एक साइड पूरा मूव नहीं कर रही, वो वैसे ही पड़ा है, वो आपके मसल एट्रोफिक कंडीशन में चले जाते हैं, मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। अपने मास को बिल्ड करते रहें, अपना डाइट बेहतर रखते रहें, डाइट बेहतर रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। इसके अलावा आपका जो लकवा है, लकवे में होता है कि आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो लकवा ठीक हो जाता है। सही। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे शो में आए। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। हमारे साथ हैं जी आज सरफराज खान साहब, जो कि शिकारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे बात करेंगे शिकार के हवाले से कि किस तरह शिकार किया जा सकता है, और इसके साथ साथ हम वाइल्ड लाइफ पे भी बात करेंगे और साथ अपने फॉरेस्ट पे भी जो है वो बात करेंगे कि किस तरह उनको बचाया जा सकता है, किन जानवरों का शिकार आप कर सकते हैं, कौन सा मौसम जो है वो बेहतर होता है, इस पे बात करेंगे। और अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम बात करेंगे, आपको पता है बजट के हवाले से भी बात हो रही है हमारी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो बजट पेश हुए उस पर हम बात करेंगे। क्या हाल चाल है सरफराज साहब? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। क्या एक्टिविटीज आजकल आपकी चल रही हैं? आजकल तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, कोई इनके पानी के लिए इंतजाम कर रहे हैं जी। सही। तो मैं अरसा 2009 से मुजफ्फरगढ़ में रखानपुर के अंदर अपना एक परमिट बनवाया हुआ है, और उस एरिया में तकरीबन 100 मरबा बनता है जी। उसके अंदर जंगल भी बचा रहा हूँ सारा, और वाइल्ड लाइफ को भी बचाया है।
और उधर आज़ाद भी की है। 2009 में वो एक प्लेन जगह थी, टीले थे और कोई दरख्त फॉरेस्ट कुछ नहीं था। अब माशाल्लाह घना जंगल है जी। सही। तो यही बताने की जरूरत है कि हम सबको अपनी अपनी जगह वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, जो कि हम नहीं बचा रहे। मतलब एक ऑफिसर अगर कोई ऑनेस्ट आता है तो वो टाइम, वो जितना अरसा वो रहते हैं वो जगह तो ठीक रह जाती है जी। जैसे ही कोई दूसरा ऑफिसर आता है जो सोए रहते हैं, बहुत से हैं जी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, बड़े थोड़े से हैं, 20% होंगे जो काम करते हैं जी। अदरवाइज वरना तकरीबन 80% जो हैं वो बिल्कुल सोए रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह वो रोल प्ले कर सकते हैं? उसमें ऑनेस्ट लोगों का आना जरूरी है, और जो गेम वॉचर हैं, जो जंगल में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। जितने नए आए हैं 100% जितनी नई भर्ती हुई है उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है उनकी, एक दिन भी। ठीक है जी। पुराने जो थे वो अब 60 के करीब हो गए हैं, तो वो जंगल में मतलब नहीं फिर सकते एज के मुताबिक। नए जितने आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि कहाँ जाल लगा हुआ है उसको कैसे देखना है, किधर कुड़क्का लगा हुआ है रैबिट पकड़ने के लिए लगाते हैं, तो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ट्रेनिंग पहला जो है वो इनकी जरूरी है जी, कि इनकी ट्रेनिंग हो। और हमारे जो सेक्रेटरी या डीजी हैं वो भी वाइल्ड लाइफ में से होने चाहिए, क्योंकि उनको पता हो कि जी हमने क्या करना है, क्या ऑर्डर करने हैं। अगर ऑफिस में एक सेक्रेटरी बैठे हैं लाहौर में, तो वो मतलब अब आए हैं हमारे कमिश्नर जो बहावलपुर थे, वो आए हैं सेक्रेटरी, बहुत ऑनेस्ट, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक उन्हें कोई बंदा ठीक बात नहीं बताएगा कि आपने इसको कैसे बचाना है, इसको कैसे इसका करना है, तो वो मेरा नहीं ख्याल फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ में से ही जाएं, डीजी हो तो वो वाइल्ड लाइफ में से हो, डिपार्टमेंट में से, जो नीचे से सब सीख के गया होता है जी कि हमने कैसे इनको बचाना, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। जी जी बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं शिकार का वैसे बेहतरीन मौसम कौन सा होता है? अगस्त के बाहरी बाद में ही है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि हमें एक साल के लिए शिकार बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जो पिछला साल गुजरा है 2021 में, सेक्रेटरी साहब ने पूरा पंजाब खोल दिया था, पूरा पंजाब के। मैंने लोगों को रोते देखा है कि उनके रकबे के साथ कोई तीतर अगर कोई दाना खा रहे हैं या फिर रहे हैं, 4-6 जितने भी, वो भी लोगों ने मार दिए पूरे पंजाब खुलने की वजह से। तो हमें चाहिए वो तहसीलें खोलें जो घनी है, पहाड़ी एरिया है, जहां कोई तीतर अगर कोई फायर से बच गया है तो वो बचा रहे। ठीक है जी। प्लेन एरिया में ये होता है कि तीतर उड़ के गया तो गाड़ियां फौरी उस पे गई हैं तो वो एक भी नहीं बचता। सही। तो ये का खासा नुकसान हुआ है जी हमारा खासा। सही। सर आपको शिकार पसंद है वैसे? हाँ जी, ये सब ठीक कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में शिकार से ज्यादा हमें जानदार चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है। उसमें दरख्त भी शामिल हैं, परिंदे, जरिंद, परिंद, बाकी जानवर भी, उनको बचाने की ज़रूरत है। शिकार का मज़ा तो आता है, एंजॉयमेंट है, थ्रिल है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो कैफियत है ना जी, हमने देखें, आप घर में अगर आपने कोई पेट आपने रखा हुआ है, कोई जानवर पाला हुआ है, तो आप थोड़ी सी उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे तो उसको कई टाइम बढ़ाकर वो आपसे, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। ये यही सूरत हाल पौधों की भी है। अगर आप उनकी थोड़ी सी केयर करें, क्योंकि वो भी जानदार है, तो उसका रिस्पांस उसी तरह आता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत ये हुई है, जहाँ कुछ देखें तो उसको मार दें। हाँ जी। जो कीड़ा मकोड़ा नजर आए, मतलब उनकी तरबियत है कि घर में भी आप यही कर रहे होते हैं। कहीं कोई सांप नजर आया तो वो सारा इलाका उसको मारने के लिए, फिर वो कहीं बिलों में घुसा होगा, उसको खींच खांच के मार देंगे। तो ये एक सोच है, माइंडसेट है, इसको बदलने की जरूरत है कि हमने ये सारी मखलूक है, इन्होंने भी इसी दुनिया में रहना है, और हमें परिंदों का खासतौर पर हमने इतना शिकार किया है, इतना शिकार किया बहुत ज्यादा। जैसे अभी कह रहे हैं कि कहीं को दूर दराज इलाके में एक तीतर नजर आता है तो सैकड़ों शिकारी उस तरफ रुख करते हैं, उसको मार के ही वापस आना है। मतलब आप ये देखें कि बहुत सारी चीजें मालूम हो गई। आप देखिए, हर घर के बाहर मुंडेर पर बैठा हुआ तोता नजर आता था, तोता गायब हो गया, कहीं तोता आपको उसका वजूद ही नहीं है, नजर नहीं आता। ठीक है ना जी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप परिंदों को देखना चाहते हैं, अपने माहौल को अच्छा करना चाहते हैं,
तो पिंजरा लाने की बजाय एक दरख्त लगाएं। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आप एक दरख्त लगा दिया तो उसमें बहुत सारे परिंदे आ जाएंगे, आप एनवायरनमेंट फ्राहम कर दें, बहुत सारे परिंदे आ जाएंगे। तो आपने बेदरेज शिकार किए है। और किसी जमाने वो छड़े वाली बंदूक आती थी तो ये शुगल होता था, आप जाके जहां भी कोई आपको परिंदा नजर आया तो वैसे ही उसको मार रहे हैं। अच्छा, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सारा दिन अपनी खुराक इकट्ठी करके घरों में लेके जाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं और उससे जो है उनकी आबादी बढ़ती है और फिर हर तरफ चहचहाहट होती है। अब देखें वो चहचहाहट खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे। मुझे एक वाकया याद आया, भारत में एक गांव में ये सारे परिंदे बेशतर जो है वो सर्द इलाकों से, साइबेरिया से और बाकी सर्द इलाकों से, जब वहाँ सर्दियां बहुत बढ़ जाती हैं तो वो फिर गर्म इलाकों की तरफ इस तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में परिंदे हिजरत करके आते हैं और यहाँ बेतहाशा हम शिकार करके उनको मार देते हैं। तो ऐसे ही भारत के एक इलाके राजस्थान में वहाँ से जो परिंदे आए वो वहाँ उतरते नहीं थे उस गांव में, आगे चले जाते थे। सही। तो उस मरतबा वो कूंज थी, वो दो परिंदे वो जोड़ा था, वो बीमार होंगे या कोई मसला था उनके साथ, तो उस गांव में उतर गए, बाकी उनका गोल आगे निकल गया। सही। तो उस गांव वालों ने उनको बजाय मारने के उनको अपने यहाँ मेहमान के तौर पे ठहराया, उनकी खिदमत की, उनको जो है उनकी लुक आफ्टर की, उनकी तबीयत शबीयत भी ठीक हो गई और वो कुछ अरसे बाद उड़ गए। ठीक है। अगली दफा वहां फिर गोल के गोल आके उतरे, वो मैसेज उन्होंने ट्रांसफर किया कि ये सेफ जगह है, ठीक है ना, यहाँ मारा नहीं जाता, यहाँ परिंदों को बचाया जाता। अब कई साल हो गए हैं कि वो गांव वाले गरीब लोग हैं, लेकिन वो परिंदों की वो मेहमान आने होते हैं तो उसके लिए पूरा साल अनाज इकट्ठा करते हैं कि अब हमारे यहाँ वो मेहमान आने वाले हैं। जब वो सर्दियां शुरू होती हैं तो फिर वो परिंदे आते हैं, उस गांव में उतरते हैं और वो उन्होंने जो अनाज इकट्ठा कर रखा होता है वो उन परिंदों की खिदमत करते हैं, तो अब वो गोल के गोल वहां उतरते हैं। तो ये एक माइंडसेट है जिसको हमें हमारे यहाँ बदलने की जरूरत है। हम शिकार जरूर करें, गवर्नमेंट भी आपको गाइडलाइन फ्राहम करती है कि आप शिकार कर रहे हैं तो किस वक्त आपने शिकार करना है, किन जानवरों का शिकार नहीं करना, उनकी नस्ल मदूम हो रही है, खत्म हो रही है, तो उनको हमने शिकार नहीं करना, प्रिजर्व करना है और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना है। ये एक एलिमेंट है हमारे यहाँ। फिर गवर्नमेंट ने ये निज़ाम बनाया कि लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन आप देखें कि ये जिसका भी दिल करता है वो शिकार और बेरहमाना शिकार। मतलब अब देखें कि परिंदों को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी आवाजों को, जैसे बटेर का शिकार टेप किया हुआ होता है सर बकायदा, वो मना है। हाँ, लेकिन वो इस तरह शिकारी जब जाते हैं उसको ट्रैप करते हैं ना, उनको ट्रैप करते हैं कि जी वो यहाँ आके उतरेंगे, वो ये समझेंगे कि यहाँ पर ये बाकी हमारे साथी परिंदे बैठे हुए, बर्ड्स बैठे हुए, आके उतरेंगे। तो ये सारा कुछ बैन है, लेकिन हम किसी चीज को, मछली के शिकार में वो केमिकल है वो तालाब में डालते हैं तो वो पूरे तालाब में जितनी मछलियां होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, वहां पर वो हिद्दत हो जाती है। तो ये कैफियत है हमारे यहाँ, हम बेरहमाना अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं और इस बेरहम अंदाज में हमने जानवरों को और परिंदों को भी नहीं बख्शा। बिल्कुल ऐसे। तो ये सरफराज साहब का यहाँ मौजूद होना भी हमारे लिए गनीमत है कि इनसे हम आगाही भी ले कि हम जो शिकारी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हमें अपने तौर पे क्या क्या करना है और आगे बढ़ना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे शिकार के हवाले से, कि जिस तरह अभी बात की कि उनकी आवाजें जो हैं वो उन्होंने कैप्चर की हुई होती हैं और फिर बाद में वो शिकार करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ठीक है? ये बैन है जी, और थ्रू आउट बैन है। ये बटेर पे भी टेप को लगाने के लिए सख्त सजा है कि आप टेप नहीं चला सकते, लेकिन लोग तो लोग चला रहे हैं, क्योंकि बैन होने के बावजूद, क्योंकि एक जंगल है, जंगल के अंदर फर्ज करें मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ 8 गेम वॉचर हैं, पूरे मुजफ्फरगढ़ को उन्होंने देखना है और जंगल में एक टेप लगी हुई है और वो कहेगा यार लावा तो मेरे को है नहीं बटेरों का जो ओरिजिनल होता है, तो वो कहेगा यार ये चलने दे, जो लेना है वो ले। तो इस तरह से करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में से कुछ हम बेहतर नहीं कर सकते। 2006 में रंगला बहुत बड़ी एक झील हुआ करती थी, बहुत घना जंगल था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, और 2006 में वो गेम रिजर्व हुई, मुस्तफा खर साहब ने करवाई और हमने देखना कि मेरा ख्याल है पंजाब का एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। आज आप देखें कि उधर आपको एक दरख्त नजर नहीं आएगा कि जहां कोई परिंदा बैठ सके। आजकल वैसे ही दरख्तों में जो है वो काटे जा रहे हैं, बुरी तरह से काटे जा रहे हैं। परिंदों के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि साए में बैठना, जैसे गर्मियां घर हैं परिंदों के, उन्होंने रहना है, उन्होंने ब्रीड करना है। और उसी के साथ मैंने हांसवाला में 2009 में अपना एक परमिट बनवाया था बटेर का, जो अभी तक वैलिड है 25 तक।
तो जो मेरे मुलाजिम हैं उन्हें मैंने सख्ती से कहा कि इधर कोई शिकारी ना आए और ना कोई दरख्त कटे जी। इवन के हमने बंदे पकड़कर डिपार्टमेंट्स को दिए जो कि उन्होंने ऑफिस में ही आके छोड़ दिए। सही, मतलब पकड़ के हमने दिए और डिपार्टमेंट वाले छोड़ देते हैं। तो अच्छे ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त ऑफिसर हैं। सुखेरा साहब हैं, मोहम्मद हुसैन कशकोरी हैं। अभी आप रिसेंटली कल परसों मैंने तीतर लिए जी, मुझे पता चला कि गोदड़ी है इधर जी, तो वहां तीतर मिल रहे हैं, खासे आए हुए हैं तादाद में। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पिछले 2 साल मैं तीतर ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिले। तो ये क्या वजह है कि अब इतने आम हो गए। मैं गया, मैंने 20 तीतर लिए जी, वहां से 20,000 के मुलाजिम भेजा और उनको मैंने उधर जाके अपने हांसवाला में आजाद कर दिए। सही। तो इस तरह से हम अगर अपने बच्चों को भी बताएं, मेरी बेटी मुझे बकायदा यकीन करें, वो मुझे बार बार कह रही होती है, पापा परिंदे भूखे तो नहीं रह गए, आप गए हैं कि नहीं आए, मुझे वीडियो सेंड करें। तो बच्चों से ही ये स्टार्टिंग हो सकती है कि आगे हम, वरना अगर इसको नहीं बचाएंगे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, तो हमारे बच्चे नहीं देख सकते आगे बिल्कुल भी। अब जितनी ये आजकल आग लग रही है जंगल्स को, बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ जल बहुत रही ज्यादा है, एक बड़ा इशू आ रहा है। तो इसकी हम बेसिक जगह पे नहीं जा रहे कि आखिर ये क्या वजह, आगे क्यों लग रही है। ठीक है जी। एक ये कि हम जो हमारे प्राइवेट लोग हैं, ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर के एरियाज हैं, या आप गांव लगा लें, वहां का कोई एक तकड़ा बंदा है, ये फॉरेस्ट वाले या वाइल्ड लाइफ वाले उनको साथ जब तक नहीं रखेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते किसी सूरत भी। एक गार्ड जाता है, किसी लकड़ी चोर को पकड़ता है, तो वो पूरा गांव इकट्ठा होके आ जाता है, भाई तूने क्यों पकड़ा। वो उनसे ले भी लेते हैं, लकड़ी भी ले लेते हैं, गार्ड को भी भगा देते हैं और फिर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर साथ नहीं लगेगा डिपार्टमेंट्स के, हम खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, डिपार्टमेंट भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा ये बताएं, कौन से परिंदों का शिकार किया जा सकता है? परिंदों का मेरी राय तो ये है कि अभी 1 साल होना ही कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम लिमिट्स में खेलें तो ये खत्म नहीं हो सकता। तीतर है, रैबिट है, रैबिट के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूं, बहुत सख्त। मतलब एक तो ये है कि उनका ये नहीं पता चलता कि ये मादा है नर है, ठीक है जी, और ये पूरा साल बच्चे देती है, ये जो रैबिट। तो मैं आपके चैनल पे बैठ के ये बात कर रहा हूं सबसे कि मुझे कोई शिकारी ये बताए कि जब आप फीमेल मारते हैं क्या उसमें से बच्चे नहीं निकलते। ठीक है, ये कितना बड़ा जुल्म है। हम अपने बच्चों को तो बड़ा उठा कर जी बुखार हो गया हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और हम जानवरों के बच्चों को ऐसे मारते हैं कि हमें एहसास तक नहीं। तो मैं चाहूंगा सेक्रेटरी साहब से कि सख्त से सख्त सजा दी जाए जो रैबिट का शिकार खेलते हैं। अरे बहुत ज्यादा लोग जो है, ये जुल्म है जी, ये बहुत ज्यादा जुल्म है। ये घर के बाहर कहीं छोटा सा प्लाट है, उसमें पानी शानी लगा देना, तो आप देखें उसी वक्त परिंदे इकट्ठे हो जाएंगे। आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो परिंदे वहाँ आते हैं। सब एक घर दरख्त लगे हैं, मैंने यकीन करे, और सुबह सुबह जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है और शाम के टाइम जो आपको सुकून मिल रहा होता है, इतना शोर होता है। एक तो हमने पानी भी रखा हुआ है, दाने भी रखे हुए हैं, तो वो वैसे ही ना हमारे घर की रौनक है। प्रॉपर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने दाना भी डालना है, उनका पानी का ख्याल भी रखना है। इन्हीं दरख्तों पर पहले हुदहुद नजर आते थे आपको, उल्लू नजर आते थे, तोते नजर आते थे, वो सब आपने कभी नहीं हुदहुद को देखा होगा, कभी आपने? सर मैंने देखा है, क्योंकि हमारे घर में ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे समझती हूँ कि बड़ी ब्लेस्ड हूँ मैं, और कोयल भी आती है, डिफरेंट आती हैं, जो चिड़िया होती हैं जो कलरफुल होती हैं, मतलब हमने आज तक पहले नहीं देखी होती, वो अक्सर हमारे दरख्तों में मेरे घर आई हुई होती है, तो वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, वो मंजर ही कुछ और होता है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट अभी भी हमें बड़ी जरूरत है कि हम अपनी ग्रीनरी जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। दरख्तों पर ये जो कटाई हो रही है इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कॉलोनीज जो है उन जगहों पर नहीं बनाएंगे जहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं, सब्जा है, आपके पास जो बहुत वीरान जगह पड़ी हुई। अच्छा, फिर अजीब सा भी लगता है ना सर, जैसे आप घरों की तामीर हो रही होती है, छोटे छोटे भी घर होते हैं, लेकिन आपकी ग्रीनरी नहीं होती, तो आप सुबह सारा ऐसे खुश्क सारा ड्राई आपको नजर आ रहा होता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता जब तक आप ग्रीनरी को ना देखें। तो वो भी एक आपकी सेहत के लिए बड़ा शहरों में तो हमने बिल्कुल ही दरख्त खत्म कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे आप देखिए सड़कों के किनारे कोई सड़क ऐसी नहीं होती थी जिनके किनारों पर दरख्त ना हो, और वो सड़क दरख्तों से ढकी होती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सब हमने
सब वो जंगल खत्म करके कंक्रीट का जंगल उगा दिए। DHA देखें सर, आप तो चीजें हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी है, जरूरी भी है हमारे वक्त के लिहाज से, लेकिन ये है कि दरख्तों का हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, पेट्रोल की कीमतों की तरफ भी आते हैं कि एकदम जो पहाड़ टूटा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, एक आम इंसान की भी लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, हमारी मईशत पर इसका कितना असर पड़ रहा है, एक आम बंदा जो है उसकी लाइफ पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, मट्टी का तेल भी आ जाता है और बाकी भी हाई ऑक्टेन भी आ जाता है। पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में ज़्यादातर ना। अच्छा, इनका नुक्ता नज़र हुकूमत का ये है कि गाड़ियों वाले इस्तात रखते हैं तो हम मजबूरी है, हम महंगा तेल खरीद कर सस्ता दे नहीं सकते। मोटर बाइक्स वालों को कहते हैं कि जी हमने कोई कुशन दे दिया है तो 1000 रुपये का महीने का, तो उससे उनको कोई थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन अब जो ये कीमत हो गई है पेट्रोल की, तो उससे तो जो मुतवस्सित तबके के लोग भी थे ना, जो गाड़ी चलाते थे, वो भी रो पड़े हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुमकिन नहीं है उनके लिए गाड़ी रखना, गाड़ी चलाना। क्योंकि आप घर से बाहर निकलेंगे और सिर्फ सौदा सर्फ लेने के लिए वापस आएंगे तो उसी में इतने का सौदा नहीं लेके आएंगे जितने का पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो आम शहरी की जिंदगी पे, जो गाड़ियां चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, उन पे तो शदीद असर डालेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक असर जो है वो डीजल की कीमतों से होगा, क्योंकि डीजल की कीमत तकरीबन 60 रुपये इजाफा हुआ। जी बिल्कुल। इतना तो किसी ज़माने, थोड़ा अर्सा पहले डीजल की कीमत नहीं होती थी 1 लीटर की, जितना इजाफा हुआ है। अब डीजल कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे ज़्यादा उसकी कंजम्पशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, दोनों जगहों पर। हमारी जितने बसें चलती हैं, वैगनें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वो सारी पब्लिक व्हीकल्स सारी डीजल के जरिए चलती हैं। तो फौरी तौर पर जो है वो उनकी कीमतों में, उनके किरायों में इजाफा हो जाएगा। दूसरा, हमारी जो सामान की तरसील है, जो ट्रकों के ट्रॉलर्स के जरिए होती है, वो सारे डीजल्स पर है, ठीक है। और वो सारा सामान हमारा एक शहर से दूसरे शहर आता जाता है, बंदरगाह से शहरों की तरफ आता है। वो जो सामान की तरसील है वो महंगी होगी और लामहल्ला जो है वो हमारी जो चीज़ें हैं, एक महंगाई का तूफान जो है वो मार्केट में आ जाएगा। अब इसका सबसे बुरा असर और सबसे बड़ा असर वो पड़ेगा ज़राअत पर। ज़राअत पर इस तरह असर पड़ेगा कि ज़राअत, इस वक्त हमारे पास पानी नहीं है, नहरी पानी की बड़ी शदीद किल्लत है। हम आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहे हैं। पानी के लिए हमने कोई रिजर्वायर नहीं बनाए और पानी हमें ज़रूरत है, उसके बगैर तो ज़राअत ये भी एक अहम इशू बनता जा रहा है ना, पानी। अच्छा, इस वक्त मुतबादिल फिर जरिया ये होता है, जिसके पास नहरी पानी दस्तियाब भी है तो तब भी वो नहरी पानी पूरा नहीं हो पा रहा। मुतबादिल जरिया जो है वो ट्यूबवेल्स है, और बेशतर ट्यूबवेल्स जो है वो चल रहे हैं डीजल पर। अब वो अगर ट्यूबवेल डीजल पर इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली पर इस्तेमाल, दोनों चीज़ें बड़ी महंगी हैं, तो वो उनके लिए वो बिजली का ट्यूबवेल चलाना भी नामुमकिन हो गया है और डीजल से ट्यूबवेल चलाना भी नामुमकिन हो गया है। अभी आप देखें, कपास का सीज़न है, तकरीबन 15 पानी लगा चुके हैं लोग कपास को। हमारे यहाँ 46-47 डिग्री टेम्परेचर होता है, ज़मीनें खुश्क हुई पड़ी होती हैं, हर तीसरे दिन पानी लगाना ज़रूरी होता है, पानी कहाँ से आएगा? इसी तरह हमारे ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर में डीजल है, ट्रैक्टर के बगैर काश्तकार की ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। अब वो डीजल, इस रेट पे डीजल लाएगा तो वो कैसे गुजारा करेगा? फिर ट्रॉली है मूवमेंट के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको वो अमूमन सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अपनी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है, जो फसल है, उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ डीजल की प्राइस बढ़ गई। तो इसका दूसरा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ज़राअत पर आ रहा है, और ज़राअत बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाएगी। दुनिया में ऐसा होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, भारत में भी ऐसा है, कीमतें बढ़ी हैं, तेल की कीमतें ज़्यादा है, लेकिन वो अपने काश्तकारों को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो काश्तकार है। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, शिकारी के हवाले से भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि उसका एक रवैया क्या होना चाहिए, एक शिकारी बनने के लिए क्या जरूरी है? बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखना पड़ता है आपको, थोड़ा जो जिनको शौक होता है शिकार का, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो लीगल हंट करें, और जो ग्रुप बने हुए हैं इनके, एक उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप अगर एक कैंप लगाते हैं किसी भी रिवर पे हंटिंग के लिए, तो उसमें आप सिर्फ शिकार,
वो आप मतलब एक दिन के लिए जाते हैं और 3-3 दिन कैंप लगा होता है जी, 2-2, 250-250 मुर्गाबी मारते हैं जी वो। अक्सर उन्होंने भी पिक्चर्स भी अपलोड की जी हुई जी, पिक्चर भी लगाई होती शिकार है, कर बिल्कुल लिया। ऐसे जी। तो वो पहले तो कोई एक्शन हुआ था, सोहेल अशरफ थे, एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर डीजी थे, उन्होंने पिक्चर्स पे भी किया था। मतलब इवन के मैं खुद शिकारी हूँ, मैं भी एक लीगल हंट करता हूँ, तो मेरी एक पिक पे उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि जी आपकी वो गाड़ी के ऊपर कोई 45 थी, ठीक है, डक्स पड़ी ना, तो मुझे कॉल आ गई कि आपने ये लगाई है, आप तो बहुत ख्याल करते हैं। तो मैंने उन्हें फिर पूरी पिक भेजी, बाकी भी, कि ये हम 7 हंटर थे, ठीक है, ये हमारा इकट्ठों का स्कोर था। तो एक जो हंटर है वो मुर्गाबी 8 मार सकता है जी, और तीतर 6। सही। तो हमें होता है कि हमें रोकने वाला कोई नहीं। ये हम लोगों को, हम शिकारियों को एक आदत है कि जब तक कोई ऊपर आके हमें रोके ना तो हमारी ब्रेक नहीं लगती। इस चीज से हमें खुद सीखना चाहिए। अब आप यकीन करें कि मैं हंट करता हूँ, ये मैं आपको हल्फन बात बता रहा हूँ कि दोस्त खड़े होते हैं साथ, तो मेरी गन्स जब मेरे 6 तीतर या मुर्गाबी पूरी हो जाती हैं तो मैं अपनी गन रख देता हूँ। सही। और वो मुझे देख रहे होते हैं, सरफराज भाई मारे आप, करें, क्या हुआ? मैं नहीं यार, मेरा अपना दिल नहीं करता कि मैं गलत खेलूं, क्या करनी इतनी वो करके जी। 2009 से पहले बड़ा कुछ किया हमने, लेकिन अब लीगल हंट है, जब अल्लाह हिदायत दे जी, तो तबाही हम खुद कर रहे हैं, हम शिकारी ही कर रहे हैं, और हम समझाते नहीं हैं लोगों को। हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई पैसे ले, हम खुद उनको खराब करते हैं कि वॉचर्स को उनकी शादियों पे जाना, कोई टीवी दे रहा है, कोई उनको कुछ दे रहा है कि ये हमें सीजन पे शिकार करवाएंगे, हमें बताएंगे कहाँ तीतर होंगे कहाँ नहीं। और बहुत बहुत अच्छे गेम वॉचर भी हैं, बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं वाइल्ड लाइफ को, जिनके सर पे ये चल रही है। अब सेक्रेटरी बहुत अच्छे आए हैं हमारे, ये जो अब लगे हुए हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो लीगल हंटर है ना जी, उनकी भी मीटिंग किया करें। जब भी कोई रूल आपने इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी रूल, कि जी हमने कौन सी तहसील खोलनी है या हमें क्या करना चाहिए, तो अब हंटर्स को भी जरूर बुलाएं। हिरन का शिकार भी तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और मैं कहती हूँ बड़ा लोग फख्र महसूस करते हैं हिरन वाला तो बड़ी ज्यादती है जी हिरन के शिकार पे, और अभी भी हो रहा है, रेगुलर हो रहा है हिरन का शिकार, रुका नहीं है। लेकिन ये है कि पहले फेसबुक पे लगती थी, अब हिरन का शिकार फेसबुक पे नहीं लगता, लेकिन शिकार अब भी हो रहा है। 75,000 लेते हैं, वो आपको रास्ता भी देते हैं जी कि रोशनी से पहले चले जाएं तो निकल जाएं, वो जो कैंप लगे हुए हैं दुबई वालों के या अबू धाबी वालों के, तो वो वहां से क्रॉस भी करवाते हैं जी। तो इस पे खास तवज्जो देने की बात है जी। हिरन तो बहुत कम हो गया जी। एक्सपीरियंस में कि कोई जबरदस्त किस्म का शिकार करते हुए कोई आपने एंजॉय किया हो या कोई मुख्तलिफ वाकया हो गया? वाकये तो बहुत से हुए हैं जी, खासे हुए हैं। तो उसमें एक वाकया मैं अपना ही आपको बताता हूँ कि शिकार के हवाले से, कि मेरे डीप फ्रीजर में डक्स पड़ी थी काफी सारी सीजन में, शिकार में। तो पुरानी बात है, तो मेरे अंकल आए, उन्होंने डीप फ्रीजर खोला, कहते हो यार निया मुर्गाबियां। तो मैंने कहा जी ये मैं गिफ्ट भेजनी है। तो वो मुझसे बड़े सख्त नाराज हुए, कहते यार आप एक परिंदे की जान लेकर उसको गिफ्ट कह रहे हैं, मतलब ये समझने की बात है। हाँ, तो यही बात सीखने की भी है, उनसे सीखा कि ये हमारी ज्यादती है कि हम गिफ्ट ना करें। ऑफिसर्स हैं तो उनको हम भेज रहे होते हैं जी, ये फलां ऑफिसर की 20 हैं, ये 20 उनको भेजनी है। तो वो मेरे अंकल ने मुझे सख्ती से डांटा कि सरफराज इसको दोबारा आपने गिफ्ट नहीं कहना, कि जी एक मुर्गाबी को आप गिफ्ट भेज रहे हैं, एक परिंदे की जान गई, और हमारा इल्फाज है कि जी हमने उन्हें तोहफा भेजा। कोई यादगार वाकया नहीं है जो आपने शिकार करते हुए आज भी आपको याद आता हो? वाकये तो बहुत से हैं, वाइल्ड लाइफ वालों के साथ भी हैं खासे। तो पीरोवाल में एक हुआ था जी, वो सबको पैसे लेके शिकार करवा रहा था, इंस्पेक्टर था वाइल्ड लाइफ का। तो हम गए, हम भी खेल रहे थे शिकार, ये 2009 से पहले की बात है जी। तो हम भी शिकार खेल रहे थे, तो उसने हम गाड़ी रोक ली। उन्हें कहा जी किवें तुसी शिकार खेल रहे हो? मैं क्या शिकार जिमें सारे खेल रहे ने, हुण अगे भी गड्डी गई है शिकार से। उन्हें कहा जी इतने 2000 रुपया दोगे तो शिकार होएगा। मैंने कहा आजा यार तेन 2000 दिन दे। मैंने मुलाजमों को कहा बांध दो इसे दरख्त के साथ। ठीक है जी, उसे हमने दरख्त के साथ बांधा। तो
तो फिर हम वापस शिकार खेल के आए, तो उसे मैंने कहा आइंदा 2000 नहीं मंगना, रोकना है तो सब नू रोको कि जी शिकार नहीं होना ना, ये नहीं कि आप पैसे लेके शिकार करवाएं। तो खैर उसके बाद फिर हम भी लीगल हंट की तरफ कुछ जगह होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, बैन अलाउ होती हैं कि आप जाके जो है शिकार कर सकते हैं वहाँ? जी, तहसील खुलती है, ठीक है, बकायदा उसका नोटिफिकेशन होता है जी कौन सी तहसील खुली है कौन सी बंद है, तो उसमें एज अ चॉइस करनी चाहिए। जो एक तहसील एक बार खुलती है वो 2 साल 3 साल के लिए फिर दोबारा नहीं खोलते ताकि ब्रीड हो सके दोबारा से। लेकिन पिछले सीजन बहरहाल पूरा पंजाब खोल दिया जी, मतलब बहुत लोगों ने जानकर भी, मतलब जिन लोगों के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा था जी हमने तीतर रोके हुए हैं कि इधर शिकार नहीं खेलना हमारा रकबा है, लोगों ने उनके भी तीतर मारे। सही, ठीक है जी। और उसकी एक मेन वजह है कि हमारे कुछ चंद लोग चाह रहे हैं कि पेड शिकार हो। लोगों ने अपनी गेम रिजर्व बनाई हुई है प्राइवेट, ठीक है, वो 5 लाख लेते हैं 3 लाख लेते हैं, आपको 300 तीतर उसमें चकोर फेजेंट आजाद करके वो शिकार करवाते हैं। बेसिकली आजाद छोड़े हुए होते हैं जी, वो बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं अब सारे कि पेड हंटिंग हो। अगर गवर्नमेंट पेड हंटिंग करवाए तो वो तो चले समझ आता है, लेकिन जो लोग अपने तौर पर जो है तो इस हंटिंग की बात हो रही है ना जो हलाल परिंदों की, जी जी, अब बड़ी तादाद में लोग हराम परिंदों को मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो वहाँ आपने क्या हासिल किया ना, एक परिंदे को तो वो जा रहा है आपने मार दिया सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तशफ़ी के लिए कि जी हमारा हाथ ठीक है क्या नहीं। कब्बे आ रहे होते हैं तो वो सर मोस्टली कब्बों को बहुत ज्यादा लोग जो है शिकार करते हैं, चील का बहुत ज्यादा शिकार नहीं जी, वो सिर्फ हाथ। अब क्या है मतलब कि जान गई उठते हुए की, और बंदा कहता जी देखो हाथ कैसा है मेरा, हाथ ठीक है जी, टारगेट ठीक हम ले रहे हैं। अच्छा, इससे अगला मतलब आप देखिए ना, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जी वो आपने अमूमन ये तस्वीरें देखी होंगी, मुर्गाबी रखी हुई है गाड़ियों पर, सब बहुत लोग लगाते हैं जैसे शिकार पे जाते हैं ना मुर्गाबियों की, तीतर की। थोड़ा सा अगला मतलब लोगों ने शेर का शिकार किया हुआ है फॉर एग्जांपल, वो जनाब शेर के ऊपर मरे हुए शेर पे पैर रख के और अपने के साथ खड़े हुए। अच्छा भाई आपने क्या कमाल किया, एक शेर को आपने छुप के कहीं मचान पे कहीं छुप के आपने गोली से मार दिया। भाई अगर या तो आपने उससे हाथापाई की हो, हाँ जी फिर तो है, आपने शेर के साथ हाथापाई होती है, फिर तो आपको पता है कि ये देखें जी मैंने कमाल किया। वो छुप के आपने बंदूक से मार दिया और आप कह रहे हैं अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, उस पर पैर रख के खड़े हुए हैं बंदूक पकड़ के। मेरे फादर बड़ा मुझे डांटते थे, कहते थे यार तेरी शिकायत आती है। वो अमूमन ना इंस्पेक्टर शिकायत वाले साहब SSP थे, तो उन्हें कॉल करके कहते थे जी कि सरफराज बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। तो मुझे कह रहे थे यार तू खुद भाग तो मुझे अच्छा लगे कि मेरा बेटा खुद भाग रहा है बड़ी स्पीड में है, तूने एक्सीलेटर दिया हुआ है गाड़ी भाग रही है, तेरा क्या कमाल है। तो लोग डर भी रहे होते हैं और उसके बाद हम कोई शुरू में जो नौवारिद शिकारी बने वो अमूमन ऐसे होता है कि जब आप शिकार का शौक हो तो फिर आप किसी शिकारी की खिदमत लेते हैं कि वो आपको 2-4 दफा साथ लेके जाते हैं, आपको बताता है कि किसी कारतूस इस्तेमाल करते हैं और फिर जाके उन्हें सिखाते हैं। अच्छा, कहीं एक आध फायर शेयर करवा देते हैं आपको बिठा के, तो वो आप सीखने के अमल से गुजरते रहते हैं। तो ऐसे ही एक शिकारी के साथ वो हमें ले गया जी, आ जाए जी, वो फलां जगह पे तीतर देखा गया, तो हम 2 दोस्त थे, उसने कहा जी आ जाए जी आपको तीतर का शिकार करना चाहते हैं। वो सहरा जैसे ये इलाके हैं ना जी जहाँ सिर्फ झाड़ियाँ होती हैं, बाकी सहरा होता है, ऐसे इलाकों में ज्यादा तीतर नजर आता है। बिल्कुल। तो हम चल पड़े, तो रास्ते में कोई 2-4 शिकारी आते हुए भी नजर आए, वो कंधे पे बंदूकें उठाई हुई थी उन्होंने, वो भी तीतर ढूंढने निकले। अब एक तीतर नजर आया है उस इलाके में और पता नहीं कितने शिकारी चल पड़े हैं उसको मारने। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो 5-7 किलोमीटर का सफर करके जब हम पहुंचे तो उस शिकारी ने बताया कि जी आवाज आ रही है तीतर की। अच्छा, हमने कहा भी हमें तो नहीं आ रही, उसने कहा नहीं गौर से सुनो आवाज आ रही है। ठीक है, उसने कहा ऐसा करो आप ये इस झाड़ी के पास बैठ जाओ यहाँ छुप के ना, तो मैं अब तीतर पर फायर करूंगा उसको ढूंढ के। तो उसने हमें दोनों को झाड़ी के पास बिठा दिया। अच्छा, उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चला गया। अब वो 5-7 मिनट 10 मिनट हो गए, खामोशी थी। वो मेरा जो साथी था, मैंने उसे कहा भाई देखो 10 मिनट में वो पता नहीं किधर घूम रहा है, और उसको तो वो डायरेक्शन भी भूल गई होगी कि हम किस झाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, पता लगे कि वो तीतर इसी झाड़ी के इर्द गिर्द बैठा वो फायर हुआ हम भी साथ जो है शिकार हो जाएंगे।
तो हम जो है वो फौरी तौर पे फिर नीचे लेट गए कि भाई जितना बचा जा सकता है फायर से, पता नहीं अब वो गोली किस तरफ से आएगी ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो शिकार भी इस तरह के वाकयात भी, और खासतौर पे जो नौवारिद शिकारी होते हैं इस तरह के जो उनके साथ बड़ी इस किस्म के वाकयात होते हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है शिकार पर। अच्छा, जिस तरह खवातीन के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्या खवातीन भी शिकार करती हैं? जी बिल्कुल करती हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छी फैमिलीज के साथ लोग आए होते हैं शिकार पे, तो काला बाग लोग खासा जाते हैं फैमिली के साथ शिकार खेलने पे। तो मेरे साथ भी कई दोस्तों की फैमिलीज गई हैं, तो खेलती हैं जी, खवातीन भी खेलती हैं। अब आप देखें कि ये जो चोलिस्तान रैली होती है उसमें भी खवातीन आ गई हैं। हाँ, बढ़ चढ़ के तो वो तो शिकार से ज्यादा खतरनाक सफर है उनका सारा। तो खेलती हैं, खवातीन भी खेलती हैं, और खेलना चाहिए, लेकिन लीगल हंट को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे हम वाइल्ड लाइफ को नहीं बचा सकते। और दूसरा ये है कि जो करप्ट ऑफिसर हैं उनकी हमें निशानदेही करनी चाहिए, हम शिकारियों को। अच्छा, जिस तरह गन और लाइसेंस के हवाले से भी जानना चाहेंगे, वो कितना जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा। जी बहुत जरूरी है। अगर आप शिकार खेल रहे हैं, अगर आपको किसी ने रोका है तो आप परमिट दिखाते हैं कि ये मेरा लाइसेंस है जी, और इतने मैंने परिंदे मारे हुए हैं, आप चेक कर लें। अगर ज्यादा है तो वो जुर्माना होता है उन्हें। अच्छा, और इसमें एक और मैं बहुत बड़े अरसे से बात करना चाह रहा था कि हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखें कि एक बंदा 100 तीतर जंगल में से पकड़कर मंडी में लेके आता है बेचने, ठीक है जी, वो पकड़ा गया बंदा, उसको इन्होंने लाख सवा लाख जुर्माना किया और उसे छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसने कौन से जंगल से पकड़े हैं, किसने पकड़वाए हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले शामिल थे या नहीं थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्पेक्टर होना चाहिए जो उसे इन्वेस्टिगेशन करे कि ये परिंदा कौन सी जगह से पकड़ कर आ रहा है, ठीक है जी, और किस एरिया से पकड़ा गया और क्यों पकड़ा गया। उस जो एरिया का गेम वॉचर हो उसे सस्पेंड करना चाहिए कि जी आपके एरिया से ये परिंदे आए हैं, ये पकड़े गए हैं। तो वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मौके पे वो जुर्माना करते हैं और बंदा गया जी, वो पता नहीं लगता कि ये कहाँ से आए हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है? सपोर्ट तो है, लेकिन अमला बहुत कम है। सपोर्ट भी करते हैं, अमले को बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग हो प्रॉपर, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो कि जी ये परिंदा कहाँ से पकड़ा गया, ये शिकार हुआ है और कौन सी जगह पर हुआ है। और फ्राइडे को भी लोग खेलते हैं, मतलब कोई त्यौहार वाला रहा ही नहीं अब। तो चंद जगहों पे जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर तकड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो कंट्रोल करते हैं। मुजफ्फरगढ़ बड़ा अच्छा चल रहा है, डीजी खान बहुत अच्छा जा रहा है, तो मुल्तान का वल्ला हाफिज है। देखें अब आप तो जब शिकार करते हैं जी जी हलाल परिंदों को, जी जी, तो परिंदे को मारने के बाद उसको फौरी जाके फिर उसकी हाँ जी बिल्कुल ज़िबा करते हैं। अगर आप परिंदा गिर गया, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हैं, परिंदे की तलाश जारी है, आपको वो अगर 5-10 मिनट बाद भी मिलता है ना जी, तो वो हलाल है। अगर मर चुका है फिर बिल्कुल मर चुका है चाहे, लेकिन हाँ जी हलाल है। अगर आपने उसकी तलाश कर रहे हैं, जब फायर करते हैं उस वक्त तकबीर पढ़ लेते हैं? नहीं, ये सब झूठ, नहीं गलत बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, झूठ है। मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ कि फायर करते हैं, तीतर गिरा है या मुर्गाबी गिरी है, आपने मुलाजिम को या किसी को भी कहा जी जाए इसे ढूंढे, जितनी देर वो उसकी तलाश कर रहा है, अगर उसके बाद वो मिल जाता है तो वो हलाल है। अगर आपको वो नहीं मिला, आपका मतलब आप पैक हो गए और उसके बाद जा रहे हैं, आपको वो मिलेगा तो वो हराम होगा। ठीक है। जब तक उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं फिर नहीं करेंगे, बस फिर ऐसे ही वो फिर गिफ्ट कर देंगे। नहीं जी, गिफ्ट में नहीं करना, किसी ऑफिसर को भेज देंगे। तो अब आप इधर जाए ना जी मुल्तान बटेरा लेने, बटेरे आम लोग कहते हैं जी हम बटेरे खा रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ अब तो बटेरों की फार्मिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर में छोटा सा वो परिंदा है, मैं सोचती हूँ बेचारे बटेरे पे भी जुल्म है। हाँ जी, क्या आप उसका क्या गोश्त खाएंगे? नहीं, आप गोश्त तो बाद में खाएंगी ना जी, पहले आप देखेंगे बटेरे के साथ होता क्या है। आप उधर खड़ी हो या आप जाएं कभी, आप बटेरा ले, वो सिर्फ यूं करेगा, बटेरा हलाल,
अच्छा उनसे कभी पूछे ना कि यार तू मतलब तकबीर क्यों नहीं पढ़ रहा, की वजह? हाँ। वो कहना जी असी पहले तो पढ़ते हैं, फिर कहने जिमें ओ में तू। ठीक है जी, एक बटेरे पे पढ़ लेते हैं तकबीर, तो फिर आगे वो कहते हैं जिमें ओ में तू। मतलब जिबा तो करते ही नहीं है ये बटेर वाले। तो आपने 200 बटेरा जिबा करना है, अचानक ऑर्डर आया 200 500 बटेरे का ऑर्डर आ गया जी जी, तो 500 बटेरे पे वो तकबीर पढ़े तो वो 3 दफा पढ़े तो हाँ जी 1500 दफा नहीं पढ़े। बिल्कुल। और वो इतने बच्चे होते हैं एक दफा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है, लेकिन इस पर नियत का अमल दखल भी है कि जाहिर है अगर आपने तकबीर पढ़ ली है और फिर इसी नियत से सारों को जो है वो ज़िबा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें तो गुंजाइश हो जाती है। ये तो वो हमें क्या कह सकते हैं, इस पे अब रिसर्च करने की भी हमें जरूरत है। क्या अभी पता नहीं, देखे ना अब हम मुर्गी लेने जाते हैं तो मुर्गी को जो बंदा ज़िबा कर रहा होता है वो पता नहीं तकबीर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्या सूरत हाल है, तो आपने एतमाद करना है ना। बिल्कुल ऐसे कि भी अब वो आप उसे कहेंगे, वो कहेगा जी मैंने पढ़ ली थी, दिल में पढ़ ली थी। ऐसे आजकल वैसे सर हर जगह यही हालात है, मुर्गी वालों के पास भी चले जाए तो उनका भी यही मसला है। अच्छा, बजट की तरफ सर थोड़ा सा आएंगे कि बजट की वजह से अब आप क्या समझते हैं, मईशत हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी या फिर इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव असरात होंगे? अच्छा, मईशत के हवाले से तो कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है 2 बजट आ गए हैं, कौमी बजट भी आ गया और सूबाई बजट भी आ गया। तो मईशत के हवाले से अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि हम शदीद दबाव का शिकार है। हमें 4000 अरब रुपया किस्त देनी है और सूद देना है जो हमने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, तो वो अगर हम अपनी आमदनी से आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अगर हमने कर्ज का उतारना है, कर्ज की किस्त देनी है, तो जाहिर है बाकी कुछ नहीं बचता जिससे आप अपने मुल्क को चला सकें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पैसे भी नहीं है कि ये किस्त देने के लिए, उसके लिए भी उधार का बंदोबस्त करना है, वो पैसे लेके आने हैं और उससे उधार पिछले उधार की किस्त उतारनी है जी। ठीक है, इसलिए मईशत के हवाले से तो अच्छी खबर नहीं है। और आप देखें कि डॉलर का जो रेट है वो रोज बरोज बढ़ रहा है और महंगाई की जो शरह है वो बड़ी खौफनाक हद पर पहुंची हुई है। और इस वक्त जो है हमारे पास जो टैक्सेशन है, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो भी कोई इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, मकदार में नहीं है। लेकिन अब मजीद भी जो टैक्स सर बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स बढ़ा दिए गए, मजबूरी है। अभी कल पंजाब का बजट आया है, वो तकरीबन 3250 अरब का बजट है। इसमें खुशआइन बात, आप खुशखबरी ढूंढना चाह रही हैं, हमें खुशखबरी ढूंढनी पड़ती है, एक अजीब अलमिया है जी। बिल्कुल उसमें यह है कि कोई 685 अरब रुपए रखे गए हैं तरक्याती कामों के लिए। वो तरक्याती कामों को जो रकम मुख्तस की गई है वो पिछले साल की निस्बत 20% ज़्यादा है। तो ये खुशी की बात यह है कि चले जो शायद सड़कों की मरम्मत और पुलों की मरम्मत शरम्मत का काम रुका हुआ था तो शायद उसमें कोई बेहतरी आ जाए और वहाँ कोई हालात ठीक हो जाए। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है बजट में ना, सबसे ज़्यादा वो खुश हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह में भी 15% इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ जो उनको माजी में अलाउंसेस मिल रहे थे उनको भी उनकी बेसिक सैलरी में जम कर दिया गया। तो उसको वहाँ जम करने से उनकी तनख्वाह और उन पर अलाउंसेस में जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो उन्हें सरकारी मुलाजमीन को अच्छा क्वेश्चन मिल गया। सर प्राइवेट जो है उनके लिए, प्राइवेट के लिए 25,000 रुपये कम से कम उजरत मुकर्रर की गई है, लेकिन ये है कि उसके लिए भी ज़रूरी है कि हुकूमत कवानीन इस तरह करे और लोगों को खुद भी चाहिए कि महंगाई के जो हालात हैं उसको देखते हुए अगर किसी का रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक दुकानदार है उसके पास 4 लोग काम करते हैं जी, तो अल्लाह ताला ने उन 4 लोगों का रिस्क उस दुकानदार के साथ, उस मालिक के साथ जोड़ दिया है। तो आप जो है वो उनके हकूक़ का ख्याल रखेंगे तो फिर आप खुद भी हकदार होंगे कि अल्लाह से आप मांगें कि जी मुझे दे। तो देखें, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से लेता रहता हूँ कि ये जो आप तक रिस्क पहुँचाने का ज़रिया है अल्लाह ताला ने, तो ये ऐसा नहीं है कि आप रात को सोएं तकिए के नीचे आपकी तनख्वाह पड़ी हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। या आप उठें और शहर में बारिश हो रही हो पैसों की, आप अल्लाह ताला ने रिस्क पहुंचाने का बंदोबस्त किया है किसी के ज़रिए से कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई सरकारी मुलाजिम हैं, कहीं प्राइवेट मुलाजिम हैं, तो उस ज़रिए से आपको रिस्क मिल रहा होता है। अच्छा, ये पहुंचाने का काम है, ठीक है, आपको लेने का काम सौंपा है, शायद किसी को पहुंचाने का काम सौंपा है कि उसे पैसे दिए हैं या रिस्क दिए है वो आप तक पहुंचाना है। अब वो अगर पहुंचाने वाला डिसऑनेस्ट होगा, ठीक है, आप अपनी अमली ज़िंदगी में से देखें कि आप किसी आदमी को ये देती हैं कि ये 1000 रुपया जो है वो फलां बंदे को जाके दे आओ, और वो 1000 रुपया नहीं पहुंचाता, तो आप आइंदा उसे दोबारा पैसे नहीं देंगी। बिल्कुल कि भाई ये तो जो पहुंचाने का काम है ठीक नहीं करता, इसलिए पहुंचाने वाला बंदा ढूंढे।
तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को सिर्फ पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर वो पहुंचाने का काम ठीक करेंगे तो उनका अपना रिस्क भी जो है वो भरपूर अंदाज से मिलता रहेगा। अगर वो इधर डंडी मारेंगे तो अल्लाह ताला फिर और लोगों को ढूंढ लेता है कि ये पहुंचाने वाले ठीक हैं, ये पहुंचाने वाला ठीक नहीं है। तो हमारे जो निजी शोबे में भी लोग हैं जिनके पास वसाइल है, अल्लाह ताला ने रिस्क दिए है, तो उनके जो मुलाजमीन हैं उनका ख्याल रखें और उनके हकूक, चलें आप ज़्यादा नहीं दे सकते, जो उनका हक है वो अदा करेंगे तो बेहतरी आएगी। लेकिन एक जो महंगाई आई है ना सर, उसकी वजह से एक आम बंदे का जीना वैसे ही दोभर हो गया है। एक मिडिल क्लास जो है वो तो बिल्कुल ही पिस गया ना। बहुत मुश्किल हालात है। देखिए अभी जो साहिब हैसियत लोग हैं सर, वो भी अब इन चीज़ों पे आ गए हैं कि वो अब अपनी चीज़ों को, मुलाजमीन को भी बाहर निकाल रहे हैं। किसी ज़माने जब गुफ्तगू होती थी तो लोग ये कहते थे कि 3 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है। अब देखिए वो मुहावरा बदल गया है। अब लोग कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी। अच्छा, उन्होंने अपने आप को महदूद कर दिया कि चलें 3 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है तो 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अब वो कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें है क्या, बुनियादी चीज़ जो है, पहले ये होता था देहात में लोग अपनी गंदम रख लेते थे और फिर वो प्याज से, चटनी से, गुड़ से, शक्कर से कोई ना कोई चीज़ दस्तयाब होती थी, उससे लस्सी से वो रोटी खा लेते थे। हाँ। अब गंदम की कीमत भी जो है मार्केट में 2800 रुपये मन के करीब जा पहुंची है। ठीक है ना। और आटे आप देखें कि 1 किलो का आटा, अगर 1 किलो आटा आप 100 रुपये का ला रहे हैं तो आप कैसे, और ये इसमें मजीद इजाफा होना है, कैसे आप गुजारा करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। घी या ऑयल वो 600 रुपये किलो पे बिक रहा है। ठीक है ना जी। आपने अगर वो थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना है, चाहे जितना भी थोड़ा इस्तेमाल करें, फिर भी उसकी आप कीमत देखें। सब्जियों की आप कीमत देखें कहाँ फल हो गए जो आपकी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, आगे की तो बात कर ही नहीं रहे ना। हम तो वो बुनियादी जरूरत 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम कपड़े की बात नहीं कर रहे, जूती की बात नहीं कर रहे, हम आपकी सवारी की बात नहीं कर रहे, हम हाँ जी उनको सब कुछ छोड़ रहे हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं। वो नामुमकिन हो गई है लोगों। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे मुश्किल हालात में हुकूमत को खुद भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे यहाँ एक ये भी है ना कि जी अमूमी तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है और एक आदमी कमा रहा होता है और 10 जो है लोग उस पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब वो शायद मेरा ख्याल है पहले दुनिया में ये काफ़ी अर्सा पहले ये रुझान आ गया है कि 10 के 10 को कमाना पड़ता है तो गुजारा होता है। अब ये निज़ाम जो है पाकिस्तान में भी आता जा रहा है। अब वो नहीं रहेगा काम के जी एक आदमी कमाएगा और 10 बैठ के खाएंगे। सर अभी भी 3-4 लोग भी कमा रहे हो तो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे होते हैं कि गुजारा करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि हमारी तालीम महंगी, हमारा इलाज महंगा, हमारी जरूरत की जिंदगी की चीजें वो महंगी कर दी गई हैं, तो गुजारा करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हालात हो गए। अच्छा, ये फिर पिछले कुछ 2-3 सालों में तो एक आलमी सतह पर बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई। कोरोना के बाद जो है पैदावारी अमल जो है वो रुक गया, कम हुआ। उसकी वजह से चीज़ों को एक महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया पूरी दुनिया में और उसके असरात जो है वो अब मुरतब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। हमारे यहाँ 2 काम हो गए। एक तो वो बैनुल-अक़वामी महंगाई थी उसको हम फेस कर रहे हैं, दूसरा हमारे रुपए की कदर जो है वो आधी रह गई। बिल्कुल। तो आधी महंगाई तो उस वजह से हो गई ना कि भाई जैसे जो चीज़ आप 100 रुपए की लेते थे वो डॉलर अगर डबल हो गया तो 200 रुपए की हो गई लामहला। और साथ जो है वो दुनिया की महंगाई का भी असर हो गया। तो वो 100 रुपए वाली चीज़ जो है वो 300 रुपए में दस्तियाब है। जिस चीज़ को आप उठा के देख लेंगे तो 3 गुना महंगाई का मामला हो गया। बिल्कुल। लेकिन हमारी लोगों की आमदनी जो है वो वहीं खड़ी है, बल्कि कम हुई है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग आगे जो सारी पैदावारी अमल होता है वो रुका हुआ है। ठीक है ना जी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्या कर रहे हैं कि जी कोई अगर किसी के पास पैसा है तो वो सिर्फ इस अमल से आ रहा है कि जी प्लाट बेच रहा है, प्लाट खरीद रहा है, प्लाट बेच रहा है, प्लाट खरीद। लेकिन सर वो भी अमल कब तक रहेगा? वो मसनूई है ना, मसनूई है, उसमें पैदावारी अमल तो कुछ नहीं है, वो मसनूई काम है, उसको आप कितने अरसे तक घसीट लेंगे। ठीक है ना जी। और वो भी किसी वक्त धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो आपको हमें अब सारे अपने निज़ाम ज़िंदगी को बदलना होगा। अच्छा सर, हुकूमत वाले एक बात कर रहे होते हैं कि आप जो है ना, जैसे अभी उन्होंने कहा मिफ्ता साहब ने के इस्माइल साहब ने कि आप एक रोटी को जो है ना 4 बंदों में तकसीम कर दें। अभी हसन इकबाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी चाय जो है आप 2, जहां आप 4 कप पीते हैं वहां आप 2 कर दें या 1 कर दें। अच्छा आप मतलब चीजें अगर हम कम भी करना शुरू कर दें एक बात है, लेकिन आप देखें हमारे इर्द गिर्द में 100 लोग हैं, आपने हर बंदे को साथ लेकर चलना होता है। हुकूमत तो उस चीज पे खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, लेकिन वो आवाम को कह रही है कि तुम इस काम पे अमल करो। इसमें हम सारी चीजों को मनफी ना लें। देखें एक पहलू तो है इसमें कि वो सारी चीजें जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है ना, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमारा ज़र मुबादला खर्च हो रहा है।
तो हमें उनके इस्तेमाल में निस्बतन कमी लानी चाहिए। उसकी जगह पर अपनी मकामी चीज़ जो है उसको देखें। ये मंजर शायद ही कहीं हो तो मुकामी चीज़ों को भी तो उसी हम तरीके चाय से बाहर से मंगवाते हैं, हाँ, इंपोर्ट करते हैं, चाय की बिल्कुल पत्ती जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन जितनी हम चाय पीते हैं, आप जरा मंजर देखें ना, आप जिस जगह पर जाएंगे चाय एक घर में भी खाने को नहीं है, चाय जरूर पी जाएगी। सर बात ये है ना कि गरीब आदमी क्या करे, अगर इतनी सारी चीजें चढ़ी है तो कहते चलो चाय का कप लस्सी भी पी सकता है, सत्तू भी पी सकता है, हमारा लोकल प्रोडक्ट है सत्तू, आपके लिए बड़ी एनर्जी है, लस्सी में एनर्जी है। लेकिन आप देखें जगह 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 स्टॉल खुल गए हैं चाय के, सर चाय तो सैकड़ों लोग बैठे हुए चाय पिए जा रहे हैं। क्या करें सर, चाय बेहतरीन चाय आपका एक बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है। 50 डिग्री टेम्परेचर में चाय पिए जा रहे हैं बैठे हुए, भाई आप लस्सी पी ले। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, टाइम बहुत मुख्तसर सा है हमारे पास, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।